फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांचक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। चिंता मत करो, अपनी शक्ल देखो, मुझे तुम में कभी दिलचस्पी नहीं होगी। हेलियन वेई वेई के पतले होठों पर एक मुस्कान उभरी। हान यू गुस्से से भड़क उठा। बेहतर होगा कि तुम अभी यह साफ कर दो, मेरे चेहरे में क्या खराबी है। तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, हेलियन वेई वेई ने आह भरी, बिल्कुल एक फूल की तरह सुंदर। हान यू के मुंह के कोने फड़फड़ाने लगे। उसने उपहास किया, मैं पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आकर्षक हूं। तुम नहीं समझोगी। अब काम की बात बताओ, तुमने मुझे क्यों ढूंढा? तुम इतनी रहस्यमयी क्यों बन रही हो? अभी तुम्हारा परीक्षण किस बारे में था? हेलियन वेई वेई ने अपनी आवाज धीमी की। हान यू ने उस पर एक नजर डाली। एक छोटा सा वर्लविंड बीस्ट यहाँ आया था। क्यों? क्या तुम्हारा वर्लविंड बीस्ट नहीं था? एक छोटा वर्लविंड बीस्ट। हेलियन वेई वेई ने अपनी आंखें सिकोड़ी। क्या इस परीक्षा का स्तर इतना अलग नहीं है? शायद वाइटी सही था, कुछ तो गड़बड़ थी। हालांकि गंभीरता का स्तर अभी अज्ञात था। क्या ऐसा हो सकता है कि बैटल स्पिरिट फोर्सेस भी? हेलियन वेई वेई ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन उसके चेहरे के भाव अप्रभावित रहे। उसके पतले होंठ मुड़े। बेशक, मैं तो बस पूछ रही थी। इसे अपने प्रति मेरी चिंता समझो। मेरे लिए चिंता? हान यू दुष्टता से हंसा। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके कंधों पर रखा, उसका स्वर चालाकी भरा था। तुम्हारी तथाकथित चिंता बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तुम पूरी तरह से निष्कपट इनसेंसियर हो। सातवें राजकुमार ने हान यू के हाथ को देखा, कुछ नहीं कहा और उसकी ओर एक लंबी छड़ी दे मारी। हैरान होकर हान यू अचानक बच निकला और उस छोटे बच्चे की ओर सिर घुमाया जो बाघ की तरह ऊर्जावान था। नन्हे सातवें राजकुमार ने कुछ नहीं कहा और हान यू पर लकड़ी की छड़ी से अपना दूसरा हमला कर दिया। हान यू बचते हुए चिल्लाया, लिटिल सेवन, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी तीसरी चाची के साथ छेड़खानी करने के लिए तुम्हें सरेआम मार देना चाहिए। छोटे राजकुमार ने अपनी हरकतें रोकी और उस लकड़ी की छड़ी को सीधा खड़ा किया जिसे वह भूमिगत महल से लाया था। उसने अपनी उंगली हिलाई और हान यू की ओर एक विशाल जाल प्रकट हुआ। हान यू को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसका पैर फिसला और उसका विशाल शरीर जाल में ढक गया। अरे लिटिल सेवन, अगर तुम मर्द हो तो मुझे जाने दो। हम बिना किसी मार्शल प्रैक्टिस के आमने सामने लड़ेंगे। मैं तुम्हें पहले ही हरा चुका हूं, मैं तुमसे आमने सामने क्यों लड़ूं? नन्हे राजकुमार ने उसे ऊपर से नीचे देखा और हान यू के सिर पर अपना पैर रख दिया। उसने उस पर 2 बार पैर पटकते हुए बुदबुदाया, जाओ, मेरी तीसरी चाची के साथ फिर से छेड़खानी करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ फिर से फ्लर्ट करने की? हान यू कराह उठा, मेरा सिर। दबंग नन्हे सातवें राजकुमार ने उसे नजरअंदाज किया, उसका पैर घसीटा और जाल की रस्सी का दूसरा सिरा एक पेड़ की टहनी पर फेंक दिया। फिर उसने छलांग लगाए और जमीन पर उतरने से पहले जाल की रस्सी को जोर से नीचे खींच लिया। हान यू का पूरा शरीर पेड़ की टहनी से उल्टा लटक गया। एक हाथ से सातवें राजकुमार ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे जाल की रस्सी पर रख दिया। काम हो गया। यह दृश्य देखते समय यून बिलुओ क्या सोच रही थी, ये स्पष्ट नहीं था। उसकी आंखों में केवल एक हल्की सी धुंधली झलक देखी जा सकती थी। ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने परीक्षण का पहला दौर पार कर लिया है और तुम्हारी आपस में काफी अच्छी पट रही है। तू सुफेंग उसी जगह से बाहर निकले जहां वे अभी गायब हुए थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उल्टा लटके हुए हान यू की आंखें फड़कने लगीं। आपको ये निष्कर्ष कैसे मिला कि हमारी आपस में अच्छी पट रही है? उस हिंसक लिटिल सेवन को ठीक से नहीं सुधारा गया था। मानो तू सुफेंग हान यू के दिमाग को पढ़ सकते थे। उन्होंने एक आह भरी, लिटिल सेवन, यंग मास्टर हान को नीचे उतारो। उन्होंने बात करते हुए हेलियन वेई वेई और बाकी लोगों की ओर देखा, तुम लोग आज जल्दी आराम करने जा सकते हो। मेरे साथ आओ, भूमिगत मार्ग में एक छोटा रास्ता शॉर्टकट है। हेलियन वेई वेई ने मन ही मन सोचा, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए नए छात्र तू सुफेंग के पीछे झाड़ियों वाले इलाके में चले गए। हान यू को सातवें राजकुमार द्वारा जाल के साथ घसीटा जा रहा था। जिस तरह से नन्हा सातवां राजकुमार उसे घसीट रहा था वह दबंग था। एक हाथ में मांस का बंद लिए और दूसरे हाथ से एक वयस्क व्यक्ति को घसीटते हुए उसे देखना हास्यास्पद था। भूमिगत मार्ग बहुत लंबा था। बिना तू सुफेन के नेतृत्व के कोई भी ये पक्का नहीं कह सकता था कि वे रास्ता नहीं भटकेंगे। हेलियन वेई वेई ने तू सुफेन को यह नहीं बताया कि परीक्षण के दौरान क्या हुआ था, क्योंकि इतने सारे लोगों की उपस्थिति में ऐसी बात कहना अनुचित था। वह बस अपने विचारों में खोई रही।
मिस वेई वेई और नन्हा सातवां राजकुमार वास्तव में बहुत करीब हैं। उसे पता ही नहीं चला कि युन बिलुओ कब उसके पास आ गई। उसकी आवाज कोमल और सौम्य थी, वह शांत लग रही थी लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से मनोरंजन का एक ऐसा भाव था जिसे बयां करना मुश्किल था। हेलियन वेई वेई ने अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया और कुछ नहीं कहा। उसके होठों पर वही सहज आलस्य और उपहास था। युन बिलुओ ने अपनी आंखें सिकुड़ी और फिर से धीरे से हंसी। मिस वेई वेई के लिए अच्छा होगा कि आप अपना अनुभव मेरे साथ साझा करें। मैं अकेली व्यक्ति हूं जो हिज हाइनेस की आदतों से वाकिफ हूं और मैं नन्हे सातवें राजकुमार के करीब होने की उम्मीद कर रही हूं। हालांकि मेरे पास अभी भी जरूरी ज्ञान नहीं है। आखिर बच्चे बड़ों से अलग होते हैं। भले ही वे भाई हों, लेकिन ऐसा लगता है कि नन्हे राजकुमार को खाना ज्यादा पसंद है। हेलियन वेई वेई को उन लोगों से बात करना कभी पसंद नहीं था जो शब्दों में सुइयां छिपाकर रखते थे। उनके मुंह से निकले शब्दों के आमतौर पर दो अलग अलग अर्थ होते थे। उदाहरण के लिए युन बिलुओ उसे वास्तव में ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वह बेली जिया जुए को कितना बेहतर समझती है। ये जलन से उपजे ड्रामे थे। उसे इसके लिए लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह पीछे हट जाएगी। जब कोई उसे चुनौती दे तो वह पलटवार कैसे न करती। हेलियन वेई वेई ने अपने पतले होंठ उठाए और युन बिलुओ को एक अर्थपूर्ण नजर दी। कुछ आलसी शब्द निकले, मैं उसकी तीसरी चाची हूं, जाहिर है कि वह मेरे करीब है। मुझे लगता है कि मिस युन वह नहीं दोहरा पाएंगी जो मैंने किया है, इसलिए मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कोई अनुभव नहीं है। युन बिलुओ दंग रह गई। युआन मिंग जो छिपकर बातें सुन रहा था, खुशी से चहक उठा। मुझे लगता है कि तुम्हारी बात सुनने के बाद पूरे दिन उसकी छाती में भारीपन रहेगा। तुम बहुत मतलबी हो, स्त्री। तुम जानबूझकर उसे बता रही हो कि उसके लिए करने को कुछ नहीं है, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि वह तुम्हारी तीसरी प्रिंसेस कंसोर्ट की पदवी पर निशाना साध रही है। मैं शिक्षित हूं, मैं हमेशा लड़ाई या हत्या नहीं कर सकती। जो समस्याएं बात करने से सुलझ सकती हैं, उनके लिए मैं प्यार से बात क्यों न करूं। हेलियन वेई वेई ने आलस्य से अपना कॉलर ठीक किया और चलना जारी रखा। पीछे से उसे देखते हुए युन बिलुओ ने अपने रुमाल को भींच लिया और कदम आगे बढ़ाने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। हालांकि ठीक अगले ही पल हेलियन वेई वेई के सामने एक पारदर्शी पत्थर की दीवार प्रकट हुई, जिसने तू सुफेंग और उन्हें दो पूरी तरह से अलग दुनियाओं में विभाजित कर दिया। हेलियन वेई वेई को याद आया कि जब वे भूमिगत महल में घुसे थे तो तू सुफेंग ने उनसे क्या कहा था। तुम्हारे परीक्षण किसी भी समय आ सकते हैं। हे, क्या ये थोड़ा ज्यादा अचानक नहीं है? क्या आप पक्का कह सकते हैं कि यह डीन के मूड पर निर्भर नहीं करता? हेलियन वेई वेई और तू सुफेंग ने पारदर्शी पत्थर की दीवार के बीच से एक दूसरे को देखा। उसकी पहली वृत्ति मुड़कर उस बाघ जैसे गरिमापूर्ण नन्हे बच्चे को उठाने की थी। हान यू ने भी देखा कि कुछ गड़बड़ है और उसने अपनी भूरी आंखें सिकुड़ी। दूसरी तरफ दो लोग घबरा रहे थे, उनकी उंगलियां बगल के पत्थर के नलों की ओर इशारा कर रही थीं। देखो। पूरे समूह ने उधर देखा। लगभग 100 नलों से पानी बह रहा था। पानी का बहाव बहुत तेज नहीं था, लेकिन यह उन पर दबाव बनाने के लिए पर्याप्त था। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से घिरी इस स्थिति में पानी का सामना होने पर वे मौत से ज्यादा दूर नहीं थे। पानी ने देखते ही देखते उनके टखनों को डुबो दिया। पानी के तेज बहाव वाली स्थिति में जब जल स्तर कमर या उससे ऊपर पहुंच जाता है, तो एक इंसान की सांसें सामान्य से 2 से 3 गुना भारी हो जाती हैं। हेलियन वेई वेई को ड्यूटी पर रहने के दौरान ऐसी स्थिति का सामना करने का सबसे ज्यादा डर रहता था। अगर वह अकेली होती तो इतनी बुरी बात नहीं होती। हालांकि उस समय उसे लिटिल बाल्ड हेड नन्हे सातवें राजकुमार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये सोचने वाली बात थी कि इस अप्रत्याशित परीक्षण को पार करना आसान नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनमें से कोई भी तैयार नहीं था। उन्होंने सोचा था कि चूंकि उन्होंने अभी पहला परीक्षण पूरा किया है, इसलिए उन्हें दूसरे परीक्षण के लिए अगले दिन तक इंतजार करना होगा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा परीक्षण एक अगरबत्ती जलने के आधे समय के भीतर ही आ जाएगा। हेलियन वेई वेई जानती थी कि तू सुफेंग उनकी त्वरित प्रतिक्रिया स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स का परीक्षण कर रहे थे, जब उनके शरीर अत्यधिक थकान में थे और उनके मन शांत थे। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला पक्ष नन्हे सातवें राजकुमार के वहां होते हुए भी ऐसा करेगा। वापस मुड़ो, युन बिलुओ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग 100 नलों से निकलने वाले पानी की मात्रा उनके अनुमान से कहीं ज्यादा थी। अगले ही पल सुरंग में पानी का स्तर तुरंत उनकी कमर तक पहुंच गया। हेलियन वेई वेई ने अपनी आंखें सिकुड़ी और नन्हे सातवें राजकुमार को ऊंची जगह पर रखा ताकि वह धारा के साथ बह न जाए।
जब हान यू जाल की रस्सी सुलझाकर बाहर आया तब तक पानी उसके गले तक आ चुका था। हर कोई पागलों की तरह इधर उधर तैर रहा था। जब लोग मौत का सामना करते हैं तो उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बिना किसी अपवाद के हाथ पांव मारना ही होती है। तीसरी चाची। छोटे राजकुमार को तैरना नहीं आता था। माथे पर गहरी शिकन लिए उसने संघर्ष किया और हेलियन वेई वेई से पूछा, अगर पानी में मछलियां होती तो मैं थोड़ी देर और जीवित रह सकता था। हेलियन वेई वेई अवाक रह गई। इसका मछलियां होने से क्या लेना देना है? वह वास्तव में एक भोजन प्रेमी फूडी होने के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तुम लोग, खांसते हुए, क्या तुम लोग अभी तक नहीं जा रहे हो? बात करते समय हान यू के मुंह में पानी के बुलबुले जा रहे थे और उसका दम घुट रहा था। हेलियन वेई वेई ने आगे कोई बात नहीं की क्योंकि पानी का स्तर उसकी आंखों तक पहुंच चुका था। उस समय उन्हें जो करने की जरूरत थी वह था अपनी सहनशक्ति स्टैमिना बनाए रखना। तार्किक सोच के अनुसार ये वास्तव में एक परीक्षण है, जिसका अर्थ है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। हालांकि समाधान निश्चित रूप से वापस जाना नहीं है, क्योंकि पीछे मुड़ने का मतलब। हेलियन वेई वेई के पास इस बारे में सोचने का मूड नहीं था। उसे लगा कि उसका दिमाग थोड़ा सूझ रहा है, जो पानी के नीचे एक इंसान की बुनियादी प्रतिक्रिया होती है। धीरे धीरे उन्हें सुरंग में पानी के अलावा कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। हालांकि एक बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए था। पानी में दृश्यता बहुत साफ थी और सुरंग में एक नाइट इल्यूमिनेटिंग बल्ब, रात को चमकने वाला मोती भी था। फिर भी लंबे समय तक आंखें खोलकर रखना इंसानों के लिए एक यातना होगी। नन्हा सातवां राजकुमार तैरना नहीं जानता था। वह स्पष्ट रूप से लंबे समय तक पानी में रहने के लिए उपयुक्त नहीं था। हेलियन वेई वेई ने अपने दांत भींचे और उसे घसीटते हुए वापस मुड़ना चाहा। हालांकि जो लोग निकास एग्जिट की ओर गए थे वे तैरकर वापस आए और पानी के नीचे दीवारों को पागलों की तरह खटखटाने लगे, जैसे कि वे कोई दूसरा निकास ढूंढ रहे हों। युन बिलुओ सबसे अच्छी स्थिति में थी क्योंकि उसने अपनी सारी मार्शल ची इकट्ठा कर ली थी। मार्शल क्यूई उसके चारों ओर बनी रही और उसे सांस लेने के लिए थोड़ा समय मिल गया। युन बिलुओ को ऐसा करते देख दूसरों ने भी मार्शल क्यूई इकट्ठा करना सीखना शुरू कर दिया। यह तरीका थोड़े समय के लिए तो उपयोगी था लेकिन घातक भी था। जिनके पास मार्शल क्यूई की कमी थी वे इस विधि का उपयोग करने के बाद अपनी सारी शक्ति खो देंगे। बचाओ कोई और सहन नहीं कर सका। उसके शरीर की चमक गायब होने लगी थी और वह बेबसी से ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। हेलियन वेई वेई में दूसरों की देखभाल करने की क्षमता नहीं थी। वह केवल बच्चे को खींचने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और अपनी नजर एकमात्र अलग जगह पर टिका दी। वह पारदर्शी पत्थर की दीवार। किसी तंत्र मैकेनिज्म को ढूंढने का समय नहीं था। क्यों न सीधे हमला किया जाए? मेरे आदेश से मैं दुनिया की हवाओं और बादलों को आदेश देती हूँ। हेलियन वेई वेई अचानक पानी में सीधी खड़ी हो गई, अपने बाएं हाथ में नन्हे सातवें राजकुमार को पकड़े हुए और दाहिने हाथ से धीरे धीरे बल लगाते हुए। उसकी हथेली में एक अदृश्य धारा समा गई। युआन मिंग के अलावा किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस महिला ने एक बार फिर इंसानों के प्रति उसकी धारणा को तोड़ दिया था। धड़ाम। पानी की शक्तिशाली धारा के साथ हेलियन वेई वेई ने अपनी मुट्ठी से पारदर्शी पत्थर की दीवार पर प्रहार किया। एक टूटने की आवाज सुनाई दी। पत्थर की दीवार पर दरारों की परतें बन गईं। तू सुफेंग ने अपनी सामान्य कोमल मुस्कान के साथ उसे देखा। इसके विपरीत तू सुफेंग के पीछे खड़े गुरु मेंटर ने गहरी भौहें सिकुड़ी। धड़ाम। एक और वार। पत्थर की दीवार टूट गई। पानी बाहर बहने लगा। तू सुफेंग ने एक बड़ा कदम पीछे खींच लिया। बाकी पानी मूल भूमिगत जल निकासी पाइप से तेजी से नीचे बह गया। जैसा कि अपेक्षित था, हर जगह तंत्र लगे हुए थे। हेलियन वेई वेई के लंबे काले बाल गीले थे। उसकी पहली प्रतिक्रिया तू सुफेंग से सवाल करने की नहीं थी, बल्कि नीचे झुककर नन्हे सातवें राजकुमार की आंखों की जांच करने की थी। उसने उसकी छाती को 2 बार दबाया। उसकी हरकतें तेज और पेशेवर थीं। यहां तक कि तू सुफेंग के चेहरे पर भी थोड़ा आश्चर्य का भाव था। जैसे ही छोटे बच्चे ने मुंह से 3 बार पानी बाहर थूका, बाकी लोग एक एक करके पास आए। युन बिलुओ घबराई हुई स्थिति में नहीं थी। हालांकि इस अप्रत्याशित स्थिति ने उसे पहले की तुलना में कम स्थिर बना दिया था। बाकी 2 लोगों की हालत और भी खराब थी। बाहर आने के बाद वे लगातार खांस रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और वे बिना किसी शक्ति के जमीन पर लेटे हुए थे। यहां तक कि हान यू भी एक पैर के सहारे खुद को संभाले हुए था। उसके सुंदर चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। बधाई हो, आप सभी अभी भी जीवित हैं।
तू सुफेंग आगे बढ़े और बोले, हमें कभी कभी अचानक आने वाले ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता है। जब हम आदेशों को पूरा करने के लिए बाहर जाते हैं तो कोई भी आपकी पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए बैटल स्पिरिट फोर्सेस में शामिल होने का पहला सबक अपने जीवन की रक्षा करना सीखना है। उन्होंने युन बिलुओ की ओर देखा और कहा। युन बिलुओ की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी और उसने बचाव के रूप में मार्शल क्यूई का उपयोग करने के बारे में भी सोचा। यह एक अच्छा विचार है, लेकिन मैं सभी को ऐसा करने का सुझाव नहीं देता क्योंकि समर्थन के लिए मार्शल क्यूई का उपयोग करना बहुत थकाऊ होता है। उसकी तुलना में मैं आपको अच्छे अवलोकन कौशल ऑब्जर्वेशन स्किल्स के साथ देखना पसंद करूंगा। आपके बाएं हाथ पर एक बटन था जिसे दबाकर आप बच सकते थे। आप एक के बाद एक वापस मुड़े, लेकिन वह समय की बर्बादी थी। जब आप अपने दुश्मनों का सामना कर रहे होंगे तो कोई आपको पीछे हटने का मौका नहीं देगा। तू सुफेंग ने अपनी नजरें हेलियन वेई वेई पर टिका दी। इस बार का इनाम तुम्हारा है। किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हेलियन वेई वेई ही वह थी जिसने पत्थर की दीवार तोड़ी थी। हान यू संभल गया और अपनी जिज्ञासा बटोरी। हे स्त्री, तुम्हें कैसे पता चला कि पत्थर की दीवार में कोई समस्या है? निष्कासन, एक्सक्लूजन और विपरीत सोच रिवर्स थिंकिंग के द्वारा। पीछे मुड़ना असंभव था। यह एक परीक्षण था। यदि आप इस परीक्षण को सेट करने वाले व्यक्ति होते तो आप निश्चित रूप से प्रवेश का रास्ता बंद कर देते। सुरंग में हमेशा तंत्र मैकेनिज्म्स होते हैं। तंत्र स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री अक्सर उतनी ठोस नहीं होती है और वे निश्चित रूप से अन्य क्षेत्रों की तुलना में टूटने में आसान होंगे। हेलियन वेई वेई के लिए यह समझाना आसान था, लेकिन हर कोई उसकी तरह प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। तू सुफेंग ने उसे प्रशंसा भरी नजरों से देखा। वह गुरु और भी ज्यादा चिढ़ गया। अभी अभी दाखिला लेने वाली एक नई छात्रा इतना सब कुछ कैसे जान सकती थी? इसके अलावा क्या वह राजधानी की वही प्रसिद्ध निकम्मी गुड फॉर नथिंग नहीं थी? भले ही उसने मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता था। उसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए वह किसी ऐसी नई छात्रा जैसी नहीं लग रही थी जिसे कुछ पता न हो। तू सुफेंग इस बात से भली भांति वाकिफ थे। उन्होंने अपनी दोनों आंखों से देखा और कोमल स्वर में कहा, चिंता मत करो, लिटिल सेवन ठीक है। वह जानते थे कि हेलियन वेई वेई किस बात को लेकर चिंतित थी। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा, यह बच्चा बचपन से ही पानी से डरता रहा है। जब जुए बेली जिया जुए को इस बारे में पता चला तो वह इसके लिए गहरे समुद्र से एक ड्रैगन पिल निकाल लाया था। ड्रैगन पिल ड्रैगन देवता की आंतरिक ऊर्जा वाली गोली थी। ये किसी इंसान की मार्शल क्यूई को बहुत बढ़ा सकती थी और कभी कभी पानी के भीतर जान बचाने की भूमिका भी निभा सकती थी। जब तक उसे पानी से बाहर निकाल लिया जाता तब तक उसके आंतरिक अंगों को कोई नुकसान नहीं होता, भले ही वह कुछ समय के लिए डूब गया हो। शरीर से पानी निकल जाने के बाद वह जीवित और ऊर्जावान बना रहता। हालांकि लिटिल सेवन की बेजान शक्ल को देखकर वह समझ गए कि उसे पानी के भीतर रहना कितना नापसंद था। उसने मुंह से दो बुलबुले छोड़े और बहुत दुखी होकर बोला, मछली नहीं थी। खैर, सुरंग में मछली कैसे हो सकती है? तू सुफेंग को फिर से सिरदर्द होने लगा था। नन्हे सातवें राजकुमार ने अपना मुंह बनाया और हेलियन वेई वेई से कहा, ड्रैगन पिल ड्रैगन के मांस जितनी स्वादिष्ट नहीं होती। तुमने पहले ड्रैगन का मांस खाया है? हेलियन वेई वेई ने अपनी भौहें उठाईं। वह नीचे झुकी और बच्चे के गीले काले बालों को ठीक किया। लिटिल सेवन गुनगुनाया, मेरे तीसरे भाई उस समय एक ड्रैगन को खींच कर लाए थे। मैंने कई दिनों तक उसका मांस खाया। वह मांस बहुत स्वादिष्ट था। एक ड्रैगन को खींच कर लाए, एक ड्रैगन को खींच कर लाए। भीड़ के सामने एक चित्र जैसा दृश्य उभर आया। लंबे बाजू वाला चोगा पहने हुए तीसरा राजकुमार शालीन और सम्मानित दिख रहा था क्योंकि वह गहरे समुद्र से एक ड्रैगन को घसीटकर जमीन पर ला रहा था। उसके पीछे लाखों हजारों लहरें उठ रही थीं और कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। बेशक हिज हाइनेस ही ऐसा कर सकते हैं। युन बिलुओ शालीनता से मुस्कुराए और हेलियन वेई वेई की नज़र से नज़र मिलाने के लिए अपना सिर घुमाया। हेलियन वेई वेई ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने माथे से पीछे की ओर अपने काले बालों को शांति से ठीक किया और अपना चेहरा दिखाया जो एक सूरजमुखी के बीज के आकार जैसा छोटा और सुंदर था। वह सोच रही थी कि वास्तव में यह बिल्कुल तीसरे राजकुमार की शैली के अनुरूप था। उसने न केवल ड्रैगन के मांद का अंत किया बल्कि वह उसे समुद्र से घर तक अहंकारी तरीके से घसीटकर भी लाया। भले ही उसके पास सवारी के लिए फायर चीलिन था, फिर भी उसे इतना बेलगाम नहीं होना चाहिए था। भविष्य में वे गहरे समुद्र में कैसे जा पाएंगे? उन्हें तो मिनटों में काटकर मार दिया जाएगा। बेली जिया जुए के बारे में सुनकर हान यू की पहली प्रतिक्रिया तिरस्कार भरी हंसी की थी।
तू सुफेंग ने अपने हाथ में जलती हुई चंदन की लकड़ी को देखा। आसमान जल्द ही उजाला होने वाला है। इस बार तुम लोग सच में वापस जाकर सो सकते हो। बेशक परीक्षण अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे अगले प्रदर्शन का इंतजार करूंगा। ये सुनकर उन्होंने अंततः राहत की सांस ली और अपने थके हुए शरीरों को अपने अपने आंगन की ओर घसीटते हुए ले गए। डीन, हेलियन वेई वेई ने दूसरों के जाने के बाद तू सुफेन को आवाज दी। तू सुफेन चेहरे पर मुस्कान लिए मुड़े। क्या बात है? क्या तुम्हें अभी भी कोई संदेह है? हेलियन वेई वेई छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर पास आए। मैं आपसे पहले परीक्षण के बारे में पूछना चाहती थी। क्या सभी को वर्लविंड बीस्ट द्वारा ही चुनौती दी गई थी? हाँ, तू सुफेन का स्वर धीमा था। परीक्षण आसान से शुरू होते हैं और अंततः कठिन होते जाते हैं ताकि आप धीरे धीरे इसके अनुकूल हो सकें। हेलियन वेई वेई ने अपनी आंखें सिकोड़ी। लेकिन लिटिल सेवन और मेरा सामना वर्लविंड बीस्ट से नहीं बल्कि एक जादुई जानवर मैजिकल बीस्ट से हुआ था। एक जादुई जानवर? तू सुफेन ने गहरी भौहें सिकोड़ी। हम परीक्षण में इस तरह के जानवर को नहीं रखेंगे। प्राथमिक स्तर की तो बात ही छोड़िए, बाद में कॉलेज में भी हम आपको इस तरह के अनियंत्रित जानवर का सामना कभी नहीं करने देंगे। कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। हेलियन वेई वेई हंसी। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के जानवर को अकादमी में होना चाहिए, खासकर बैटल स्पिरिट फोर्सेस के परीक्षण में। उसका अर्थ स्पष्ट था। बेशक बुद्धिमान तू सुफेन समझ गए कि उसका क्या मतलब था। उनकी दृष्टि गहरी हो गई। मैं इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच करूंगा। बैटल स्पिरिट फोर्सेस के आंतरिक मामलों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब रात का अंधेरा छट गया और पूर्व से सूरज उगाया तो हमेशा कुछ भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। असमान झाड़ियों के बीच एक डेमन ट्रांसफॉर्मिंग बीस्ट डर से कांपते हुए एक आदमी के पैर के पास झुक गया। मालिक, क्या हुआ? क्या मिशन विफल हो गया? आदमी ने उसकी ओर देखा और अपने हाथ की गोटियां शतरंज की बिसात पर रख दी। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है जो मालिक नहीं जानते। डेमन ट्रांसफॉर्मिंग बीस्ट ने चापलूसी करते हुए सावधानी से कहा। वह औरत थोड़ी अजीब थी लेकिन मैं बता नहीं सकता क्यों। फिर भी उसने मेरे भाई को मार डाला। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जब समय आएगा। सन्ना, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, एक शतरंज की गोटी उड़कर आए और वह डर गया। वह अपनी जगह पर जम गया। मालिक, क्या मैंने उसे चोट पहुंचाने के बारे में कुछ कहा? वह आदमी खड़ा हो गया। उसकी काली आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। उस राक्षस ने उस आदमी को एक जहरीले कोबरा की तरह ठंडेपन से अपनी ओर घूरते हुए देखा। उसने एक और शब्द नहीं कहा। वह राक्षस इतना डर गया था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने काले पंजों को हिलाने की हिम्मत नहीं की। अनंत अंधेरी रात में केवल उस आदमी की रत्न जैसी चमकती आंखें ही दिखाई दे रही थीं। सभी डेमन ट्रांसफॉर्मिंग बीस्ट्स का पता लगाओ। चूंकि उनमें से एक या दो ने उसे प्रभावित नहीं किया तो एक पूरा समूह निश्चित रूप से प्रभावी होगा। व्हाइट अकादमी जल्द ही छात्रों को अपने पवित्र जानवरों सेक्रेड बीस्ट्स को बुलाना सिखाएगी। हम तब हमला कर सकते हैं। मिस यून के बारे में क्या? राक्षस ने अपने पंजे फैलाए। उस आदमी ने चुपचाप एक शतरंज की गोटी उस जगह रख दी जहां उसे होना चाहिए था। उसके पास करने के लिए अपने काम है। साथ ही उसे बता दो कि अगर वह बेली जिया जुए को पाना चाहती है तो ठीक है, बस मेरी योजना को बर्बाद न करे। जी। राक्षस की काली छाया जमीन पर गिर गई। हालांकि अगर हम में से अधिकांश फॉरेस्ट ऑफ फैंटेसी छोड़ देते हैं तो बैटल स्पिरिट फोर्सेस के लोगों को जल्द ही समस्या का पता चल जाएगा। शाही परिवार फिर हमारा शिकार करेगा और हमें मार डालेगा। आदमी ने हारी हुई गोटियों को एक तरफ रख दिया। शाही परिवार की तरफ से निपटने के लिए 4 प्रभावशाली परिवार होंगे। तुम किससे डर रहे हो? लेकिन शाही परिवार के तीसरे राजकुमार के साथ फायर किलिन रहता है। अगर वह प्रकट हुआ तो हम सबका अंत निश्चित है। इसके अलावा राक्षस कुछ सोच रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। मालिक, क्या आप भूल गए कि जब आप बच्चे थे तब हमें उसी व्यक्ति ने हराया था? इसलिए ठक। उसने काली गोटी रखी। उस आदमी ने अपना सिर उठाया। खिली हुई चांदनी में केवल उसकी ठुड्डी की रूपरेखा दिखाई दे रही थी। यह मत भूलो, मैं उस समय जागृत अवेकिंट नहीं था। इसके अलावा यून बिलुओ उसे उलझाकर रख सकती है। सही। राक्षस की आंखें चमक उठी और उसकी छाया हिलने लगी। मालिक, आप सही कह रहे हैं। मैं बहुत सावधान था। मैं अभी उन्हें यहाँ बुलाने जा रहा हूँ। उस आदमी ने सिर हिलाया। एक अदृश्य हाथ की तरह शांत अंधेरे ने सब कुछ चुपचाप निगल लिया। गुप्त सुरंग में पानी उतर रहा था। तू सुफेन पत्थर की दीवार के पास खड़े थे और एक अन्य गुरु अभी भी उनके दाईं ओर खड़े थे।
ओल्ड बाय, क्या आपको अभी भी लगता है कि वह बैटल स्पिरिट फोर्सेस में शामिल नहीं हुई है? तू सुफेंग ने अपनी उंगली से टूटी हुई पत्थर की दीवार को सहलाया। हर कोई इस पत्थर की दीवार को इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता। उसके पास ऐसे रहस्य हैं जो हम नहीं जानते। ओल्ड बाय नाम के गुरु के चेहरे के भाव नहीं बदले। इसके बजाय वे धीरे से हंसे। इस लड़की ने मुझे हैरान किया है। फिर भी परीक्षण अभी शुरू ही हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आपका क्या कहना है? तू सुफेन की निगाहें गहरी हो गईं। आप सही कह रहे हैं। परीक्षण शुरू हो चुका है, लेकिन हमें बैटल स्पिरिट फोर्सेस के भीतर एक आंतरिक जांच करने की जरूरत है। आंतरिक जांच। ओल्ड बाय ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्यों? तू सुफेन ने अपनी नजरें हटाईं। कोई हमारे पहले परीक्षण का उपयोग करके डेमन ट्रांसफॉर्मिंग बीस्ट को अकादमी में घुसने दे रहा है। इसके अलावा मुझे अभी अभी खबर मिली है। ये सुनते ही ओल्ड बाय का चेहरा पीला पड़ गया। खबर किस बारे में है? कोई बड़े पैमाने पर पवित्र जानवरों सेक्रेड बीस्ट्स का शिकार कर रहा है। तू सुफेंग ने अपना सिर उठाया। हमें सेवानिवृत्त सम्राट रिटायर्ड एम्परर को इस बारे में सूचित करना चाहिए। ओल्ड बाय ने अपनी भौहें और सिकोड़ ली। यह मत भूलिए कि बैटल स्पिरिट फोर्सेस को 4 प्रभावशाली परिवारों और शाही परिवार के बीच की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए। यह एक नियम है जो शुरुआत में ही बनाया गया था। बैटल स्पिरिट फोर्सेस की लंबी उम्र इसकी स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। क्या आपको याद है कि ओल्ड मास्टर ने जीवित रहते हुए क्या कहा था? तू सुफेंग ने उन पर एक नजर डाली। बैटल स्पिरिट फोर्सेस स्वतंत्र है क्योंकि यह कभी भी अन्य शक्तियों से प्रभावित नहीं होगी, कभी नहीं झुकेगी और कभी अधर्म के काम नहीं करेगी। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है, हम सेवानिवृत्त सम्राट के बजाय 4 प्रभावशाली परिवारों के बुजुर्गों को सूचित क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी मदद से समस्या का समाधान अधिक कुशलता से होगा। ओल्ड बाय की सलाह रचनात्मक थी, लेकिन तू सुफेन की अपनी चिंताएं थीं। कुछ ऐसा है जिसे मैं अभी उजागर नहीं कर सकता। लेकिन हम इस मुद्दे पर 4 प्रभावशाली परिवारों के साथ गठबंधन नहीं कर सकते। वे रुके। इसके अलावा हेलियन वेई वेई के पास इस समय हिडन आर्मी गुप्त सेना की सैन्य मुहर मिलिट्री सील है। क्या ओल्ड बाय के लिए ये सबसे बड़ा आश्चर्य था? उन सभी ने सोचा था कि हेलियन परिवार के पतन के साथ ही गुप्त सेना की सैन्य मुहर गायब हो गई थी। वह मुहर हेलियन वेई वेई के हाथों में कैसे पहुंच गई? तू सुफेन की आंखें कोमल थीं और उन्होंने आगे कहा, ओल्ड मास्टर की मृत्यु से पहले उन्होंने कहा था कि हम बैटल स्पिरिट फोर्सेस और गुप्त सेना दोनों हैं। जिस क्षण वह वंशज जिसके पास सैन्य मुहर है परीक्षण पास कर लेगा, वो पूरी गुप्त सेना का नेतृत्व करेगा। ओल्ड मास्टर के जाने के बाद हेलियन परिवार की विरासत गिरती गई। उसके बाद हम सार्वजनिक रूप से खुद को बैटल स्पिरिट फोर्सेस के रूप में पेश करते रहे हैं। अब जब सैन्य मुहर फिर से सामने आए हैं तो हम आखिरकार अपने दुख के दिनों को समाप्त कर सकते हैं। भोर हो गई थी और सुबह की ओस बड़ी हरी पत्तियों पर फिसल रही थी। किंग जान घबरा कर मुख्य दरवाजे पर खड़ी थी और धीरे धीरे उज्ज्वल होते आकाश को देख रही थी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। वह आमतौर पर कम बोलने वाली एक शांत व्यक्ति थी। यदि उसे किसी गंभीर समस्या का सामना न करना पड़ता तो वह ऐसा व्यवहार नहीं करती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रिंसेस कंसोर्ट कल रात से लापता थी। इसके अलावा हिज हाइनेस ने पूरी व्हाइट अकादमी में तलाशी लेने के लिए एक बड़ा दल भेजा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हिज हाइनेस के चरित्र के बारे में जनता जो जानती थी, उसके अनुसार जब प्रिंसेस कंसोर्ट मिलेंगी तो उन्हें अकल्पनीय परिणाम का सामना करना पड़ेगा। हवा तेजी से चली और पेड़ की टहनियों को हिला दिया। हरे भरे बांस के जंगल हवा के साथ झूम रहे थे, जबकि सूरज की रोशनी चंदन की मेज पर बिखरी हुई थी। गुलाब की पंखुड़ियां ऐसी गहरी लाल थीं जैसे वे ताजे खून से सनी हों। हर मिनट और सेकंड बेहद धीमा महसूस हो रहा था। वह आदमी मेज पर अपनी बांह टिकाकर आलस्य से बैठा था, जबकि दूसरे हाथ से बेपरवाही से पंखुड़ियों से खेल रहा था। उसकी चमकीली आंखें चमक रही थीं और वह बर्फीली मुस्कान के साथ मुस्कुराया। क्या वह अभी तक वापस नहीं आई है? किसी भी शैडो गार्ड में बोलने का साहस नहीं था। केवल एक दिन पहले वे महामहिम के प्रचंड क्रोध से बुरी तरह प्रभावित हुए थे, इस हद तक कि उन्हें लगा जैसे उनके अंग चोटिल हो गए हों। बेली जिया जुए ने शालीनता से अपने हाथ से अपनी ठुड्डी को सहारा दिया। अपनी आस्तीन पर लगे काले फूरने टैसल के पीछे अपनी तिरस्कारपूर्ण मुस्कान को छिपाते हुए उसने उपहास किया, तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मेरे लिए एक व्यक्ति तक नहीं ढूंढ सकते, तो फिर तुम्हारा क्या काम? महामहिम, शैडो ने बीच में टोका। वह अपने बारे में चिंतित नहीं था, बल्कि अपने मालिक के भीतर अचानक फूटने वाली निर्दयता के बारे में था। सेवानिवृत्त सम्राट ने एक बार कहा था कि महामहिम हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं,
लेकिन उन्हें सामूहिक हत्या की होड़ में जाने से पहले रोका जाना चाहिए, अन्यथा राष्ट्र खून से रंग जाएगा। क्या बात है? बेली जिया जुए ने लापरवाही से बात की और अपने पास रखे कप को उठाया, फिर धीरे से कप को हिलाया। गोरे रंग वाला उसका चेहरा अकल्पनीय रूप से सुंदर लेकिन शैतानी लग रहा था। शैडो, बेहतर होगा कि तुम्हारे शब्द मेरा मूड ठीक कर दें, वरना दफा हो जाओ। उसने अपना वाक्य ठंडे लेकिन खतरनाक स्वर में समाप्त किया। शैडो किसी और की तुलना में बेहतर जानता था कि उसके मालिक ने कितने शैडो गार्ड्स को निकाल दिया था। शैडो एक घुटने के बल झुक गया, उसका माथा ठंडे पसीने से भीगा था। प्रिंसेस कंसोर्ट के बारे में मैं जितना जानता हूँ, वह हेलियन परिवार की विरासत हासिल करने से पहले इस तरह नहीं जाएंगी। जब प्रिंसेस कंसोर्ट निकली थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी काम से जा रही हो, न कि हमेशा के लिए ये जगह छोड़ने के लिए। यदि वास्तव में उनकी जाने की मंशा होती तो वह निश्चित रूप से सेकंड मास्टर हेई के पास जाती। फिर भी वो फाइन कंपाउंड नहीं गई है। बेली जिया जुए सुन रहा था और उसके भावों को समझना मुश्किल था। उसने दूर तक देखा और उत्तर दिया, तुम सही कह रहे हो। वह हमेशा से मुझे छोड़ने की योजना बना रही है और उसे कोई जल्दी नहीं है। जैसे ही बेली जिया जुए बोला, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन चंदन की मेज पर टिका उसका बायां हाथ मुट्ठी में भींच गया था। उसने अपने सामने रखे लाल गुलाब को धीरे से छुआ और उसके भाव ठंडे हो गए। एक जोरदार धमाका गूंजा। वे फूल, जिनका रंग आग जैसा था और जो गर्मी का प्रतीक थे, अब कोने में बेजान पड़े थे। बेली जिया जुए खड़ा हो गया और अपना एक हाथ जेब में डाल लिया। उसने अहंकारी तरीके से उन लाल पौधों की ओर देखा। उसके सीने में कुछ चुभ रहा था। अगर वह इस बार भागने में सफल हो जाती है तो दूसरी बार भी होगा, भले ही मैं उसे वापस ला सकूं। उसका दिल हमेशा किसी और पुरुष का रहेगा। एक और धमाके की आवाज गूंजी। बेली जिया जुए ने चंदन की मेज पर एक मुक्का मारा और फिर एक गहरी सांस ली। उसने गर्व से भरे चेहरे के साथ अपना सिर उठाया। वह हमेशा की तरह शालीन और शैतानी लग रहा था। उसके लंबे काले बाल उसके ठंडे लेकिन पूर्ण चेहरे के साथ मेल खा रहे थे। वह उसके लिए केवल एक शिकार थी। दुनिया में ऐसी कई अन्य महिलाएं थीं जो उससे बेहतर, अधिक सुंदर और अधिक आज्ञाकारी थीं। शानदार तीसरा राजकुमार मुड़ा शैडो की ओर अपनी पीठ किए हुए वह धीरे धीरे दूर चला गया। हालांकि उसके साथ छाई हुई उस तन्हाई को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। चलते चलते उसने अपना सफेद चोगा उतार दिया और उसे अपने विशाल बिस्तर पर बेपरवाही से फेंक दिया, साथ ही अपने हाथ पर बंधी सफेद पट्टी को भी। उसकी आंखें रात के आकाश की तरह काली थीं, जो ठंडक से चमक रही थीं। साथ ही उसकी आंखों में दुख की एक ऐसी झलक थी जिसे वह खुद भी ठीक से नहीं समझ पा रहा था। फायर किलिन उसके सबसे करीब था। वह उसके भावों की असामान्यता को पूरी तरह महसूस कर सकता था। मालिक, क्या आपने कभी सोचा है कि शायद वह महिला आपके लिए सिर्फ एक शिकार से बढ़कर है? बेली जिया जुए की आंखें अभी भी बर्फीली ठंडी थीं। वह और क्या हो सकती है? आपने पहले कभी किसी शिकार के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। फायर किलिन अपने सुंदर बालों से खेलते हुए बड़बड़ाया। उदाहरण के लिए, उसे पूरे 1 महीने तक सादे पत्ते खिलाए गए, जिन्हें कुत्तों ने भी खाने से मना कर दिया था। बेली जिया जुए ने अपनी भौहें सिकुड़ी। मुझे लगता है कि तुम उम्र के साथ ज्यादा बातूनी होते जा रहे हो। फायर किलिन ने शांति से जवाब दिया, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? ये सब तुम्हारी वजह से है कि मैं आज तक किसी रिश्ते में नहीं रहा। आह, प्यार, ये कितना तड़पाने वाला छोटा शैतान है। लेकिन तुमने एक बात सही कही। इस बार मैं बहुत उदार और कोमल रहा हूँ। बेली जिया जुए सोफे से उठते हुए बोले, उनकी आंखों में बर्फीली ठंडक भरी थी। उनके लंबे कद में एक अकथनीय कोमलता थी, लेकिन उनकी आंखों में पूर्ण अधिकार था। चाहे जो भी हो, इसे पहले हासिल सीज कर लेना ही हमेशा सही होगा। समझ गया। फायर किलिन ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया। बेली जिया जुए के पीछे उस जानवर की उग्र लाल छाया धुंधली सी दिखाई दे रही थी। सूरज की रोशनी धरती पर चमक रही थी। सुपीरियर कंपाउंड की अटारी में 7वां राजकुमार अपनी बाहों में एक बड़ा मांस का बंद लिए लकड़ी की रस्सी पर सो रहा था। जब वह अपने सपनों में ऊब जाता तो वह उसके कुछ निवाले ले लेता था। हेलियन वेई खिड़की के पास बैठी अपना शरीर तान रही थी। उसने अपना हाथ ठुड्डी पर टिकाया और अपने विचारों में डूब गई। शारीरिक रूप से थकी होने के बावजूद वह पूरी तरह सचेत थी। उसका पेट अभी भी दर्द कर रहा था, खासकर तब जब वह पानी से बाहर आती थी। स्त्री, तुम इस समय शारीरिक रूप से कमजोर हो। मेरा सुझाव है कि तुम अभी के लिए तीसरे राजकुमार के पास ही रहो। इसके बारे में सोचो, तुम्हारे पास कम से कम
3 और बार, हाँ 3 बार और बचे हैं, युआन मिंग ने दबी हंसी के साथ कहा। वाइटी ने एक सफेद बिल्ली का रूप धारण किया और आलस्य से टहलने लगा। उसने अहंकार से कहा, 3 बार से तुम्हारा क्या मतलब है? युआन मिंग के चेहरे पर शैतानी मुस्कान और गहरी हो गई। बेशक, मैं यब यम की बात कर रहा हूं। यब युम। वाइटी दंग रह गया, फिर उसने भौहें सिकोड़कर हेलियन वेई वेई की ओर देखा। हेलियन वेई वेई ने अपना हाथ हिलाया, समय आने पर मैं कुछ सोच लूंगी। 16 दिन बचे हैं, युआन मिंग ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया। शांत और संयमित होकर हेलियन वेई वेई ने उत्तर दिया, तो हमें 16 दिनों के भीतर सभी समस्याओं को हल करना होगा। उसने वह निमंत्रण कार्ड उठाया जो तु सुफेंग ने एक संदेशवाहक के माध्यम से उसे भेजा था। कार्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा था कि तीसरी परीक्षा अकादमी में आयोजित की जाएगी। फिर सभी नए छात्र हॉल के बीच में इकट्ठा होंगे और अपने अपने पौराणिक जानवरों मिथोलॉजिकल बीस्ट्स के साथ जुड़ना सीखेंगे। उसके बाद उन्हें उस परीक्षा के लिए खुद को तैयार करना होगा जो किसी भी समय आयोजित की जा सकती थी। कोई नहीं जानता था कि परीक्षा की सामग्री क्या होगी। हेलियन वेई वेई ने निमंत्रण कार्ड रखा और खिड़की के बाहर आकाश की ओर देखा। लगभग समय हो गया है। सुपीरियर कंपाउंड के छात्र हॉल की ओर जा रहे हैं। वाइटी, 7वें राजकुमार को जगाओ। हम सामान पैक करेंगे और दूसरों के साथ हॉल की ओर चलेंगे। ठीक है, वाइटी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। जब वह हेलियन वेई वेई के पास से गुजरा तो उसने जोड़ा, बैटल स्पिरिट फोर्सेस चीजों को इतनी जल्दी खत्म नहीं कर पाएगी। पौराणिक जानवर की तलाश करते समय सावधान रहना। अगर कुछ भी होता है तो मुझे बुलाने के लिए अपनी उंगली काट लेना। हेलियन वेई वेई ने सिर हिलाकर सहमति दी और अपनी आंखें सिकुड़ी। ऐसा लगता है कि वाइटी ने भी महसूस कर लिया है कि व्हाइट अकादमी में बदलाव होने वाले हैं। बिजली कड़क उठी और उसकी गूंज पूरे आकाश में फैल गई। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बार बार हरी टाइलों पर गिर रही थीं। एक आदमी जो छाता लिए हुए था धुंधली रोशनी के नीचे खड़ा था, जैसे कि वह किसी का इंतजार कर रहा हो। युन बिल्लुओ, जो अपनी नौकरानी की मदद से आगे बढ़ रही थी, ठिठक गई। उसने नौकरानी को आदेश दिया, तुम कहीं और टहलने जाओ। जी मिस युन। नौकरानी वहां से चली गई। युन बिल्लुओ आगे बढ़ी। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं है, वह एक घुटने के बल झुकी और अभिवादन किया, यंग मास्टर। उठो। वह आदमी मुड़ा। उसके बेहतरीन गुणवत्ता वाले कपड़ों की आस्तीन थोड़ी मुड़ी हुई थी। उसकी लंबी उंगलियों ने छाता पकड़ा हुआ था और वह उसे अपनी निगाहों से देख रहा था। ऐसा लगता है कि श्राप तुम पर अच्छी तरह काम कर रहा है। युन बिल्लुओं का शरीर अकड़ गया। जी हाँ, तो क्या तुम मेरे निर्देशों पर ईमानदारी से काम नहीं कर रही हो? उस आदमी ने अपना सिर उठाया और उस पर एक नजर डाली। उसके होठों पर एक शैतानी आभा थी जो उसके स्वरूप के विपरीत लग रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुमने मुरोग निवास के साथ संबंध बना लिए हैं, तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा? तुम बहुत भोली हो, बिल्लुओ। बात करते समय उसकी आंखें केंद्रित थीं। युन बिल्लुओ दर्द से तड़प उठी और पसीना उसके माथे को भिगोने लगा। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। हाल ही में महल तक कोई भी खबर पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया है। सेवानिवृत्त सम्राट अभी भी आसपास है। वह बूढ़ा आदमी हमेशा मुझे नापसंद करता रहा है। अगर उसे पता चला कि मैं अभी भी जीवित हूं तो वह निश्चित रूप से मुझे तुरंत खत्म कर देगा। जाहिर तौर पर तुम्हें सच में कोई अंदाजा नहीं है। उस आदमी ने उसे लापरवाही से देखा। युन बिल्लुओ ने दर्द को दबाने की कोशिश की। ये किस बारे में है? बेली जिया जुए इस समय व्हाइट अकादमी में है। उस आदमी ने पास ही मौजूद उत्साहित भीड़ की ओर देखा। युन बिल्लुओ का चेहरा सदमे से भर गया। वह यहाँ है। हे झू ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? बेशक एक औसत डेथ नाइट मृत्यु योद्धा को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। वह आदमी रुका, फिर उसे ठंडी निगाहों से देखा। वह अपने उन अधीनस्थों के प्रति कभी उदार नहीं होगा जो उसकी अवज्ञा करते हैं। अगर तुम्हारी बहन आज रात तक वापस नहीं आती है तो उसे संभवतः भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। बात करते हुए उस आदमी ने युन बिल्लुओ पर नजर डाली। सीधे उसके पास जाओ। तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। आज हर छात्र हॉल में इकट्ठा होगा, तब तुम निश्चित रूप से उसे देख लोगी। अपनी बात पूरी करने के बाद उस आदमी ने छाता ऊपर किया। उसने अपनी पीठ सीधी की और एक सटीक मुद्रा में खड़ा रहा। उसने एक ऐसी मुस्कान ओढ़ी जिसने पहले के सभी खतरे और डर के भावों को छिपा दिया और भारी बारिश में चल दिया। युन बिल्लुओ ने अपनी अत्यधिक उत्तेजना और चिंता को दबाने की कोशिश की, यहां तक कि उसकी उंगलियां भी कांप रही थीं। आखिरकार हम मिलने वाले हैं, महामहिम। युन बिल्लुओ आगे बढ़ी। वह वर्षों पहले हुई उस घटना के बारे में स्पष्टीकरण देने वाली थी।
तब हिज हाइनेस निश्चित रूप से उसे माफ कर देंगे। बेशक ये समझने योग्य होगा, भले ही हिज हाइनेस उसे माफ करने से मना कर दें। आखिरकार अगर वह न होती तो वह आग कभी नहीं लगती। ये संभव था कि वह उस समय की घटना के कारण उसे ठुकराना जारी रखें। ये सभी स्थितियां यून बिलुओ की अपेक्षाओं के भीतर थीं। उसे किसी भी कठिनाई का सामना करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह उस समय के हिज हाइनेस से बहुत डरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह नरक से आए यमराज से मिली हो। वह चमकती आंखों और चेहरे पर खून के साथ इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी पहली प्रतिक्रिया भागने की थी, लेकिन अब उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। वर्षों तक हिज हाइनेस की अनुयायी रहने के कारण उसके कपड़े और खाना अन्य नौकरानियों की तुलना में बहुत बेहतर थे। हिज हाइनेस ने उसके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया था, भले ही वह उस समय युवा और मासूम थे। हालांकि न जाने क्यों हिज हाइनेस ने अन्य नौकरानियों के प्रति उसकी अमित्रता और शत्रुता को भांप लिया था। उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। यह स्वाभाविक था कि वे उसे सजा न दें। यह सर्वविदित था कि तीसरा राजकुमार हमेशा उसके प्रति पक्षपाती था। हालांकि राजकुमार ने उसे छूने से मना कर दिया था। नतीजतन यून बिलुओ बेहद दुखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह राजकुमार के कभी करीब नहीं थी, भले ही वह अपना सारा समय उसके साथ बिताती थी। इसलिए वह असंतुष्ट महसूस करने लगी। वह उससे बड़ी थी और उससे अधिक जानकार थी। कई वर्षों के इंतजार के बाद उसे किसी और महिला से शादी करते देखना उसके लिए कष्टदायक था। इसलिए जब 4 प्रभावशाली परिवार उसके पास आए तो वह तुरंत सहमत हो गई। उसने दवा में रासायनिक पाउडर की मौजूदगी की कभी उम्मीद नहीं की थी। उसका इरादा उसे बर्बाद करने का कभी नहीं था। वह तो बस उसे पागलों की तरह अपना बनाना चाहती थी। यून बिलुओ ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और धीरे धीरे हॉल के केंद्र की ओर बढ़ी। हॉल के बीच में चारों कंपाउंड्स सुपीरियर, फाइन, गुड और इंफीरियर के छात्र जमा थे। इसे देखकर हेलियन वेई वेई को अपने बचपन में देखी गई हैरी पॉटर फिल्मों की याद आ गई। विशेष रूप से आज जब वे पौराणिक जानवरों मिथिकल बीस्ट्स के साथ अनुबंध कंट्रैक्ट करने वाले थे। सभी छात्रों ने हरे रंग की शर्ट और सफेद चोगा पहन रखा था और वे अपने अपने कंपाउंड के अनुसार अलग अलग लाइनों में खड़े थे। सभी शिक्षक सामने खड़े थे और छात्रों को उन बातों के बारे में समझा रहे थे जिनका उन्हें ध्यान रखना था। आखिरकार ये पौराणिक जानवर थे। एक बार क्रोधित होने पर वे बहुत आक्रामक हो सकते थे और नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए जानवर को वश में करना, टेम करना सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हिस्सों में से एक था। सबसे पहले हेलियन वेई वेई नन्हे 7वें राजकुमार को वहां ले गई जहां सुपीरियर कंपाउंड के अन्य छात्र थे। जब यून बिलुओ पहुंची तो उसने तुरंत हेलियन वेई वेई को पहचान लिया। एक हल्की मुस्कान के साथ वह उसकी ओर बढ़ी। उसने हेलियन वेई वेई को अपनी स्थिर आंखों से घूरा और ऐसी आवाज में फुसफुसाया जो केवल उन दोनों को सुनाई दे रही थी, ऐसी अफवाह है कि हिज हाइनेस इस समय व्हाइट अकादमी में ही है। लापरवाही से हेलियन वेई वेई अपने स्थान पर रुक गई। उसने धीरे से अपना सिर उठाकर यून बिलुओ की ओर देखा और उदासीन स्वर में कहा, तो फिर मैं तुम्हें बस इतना ही बताना चाहती थी। यून बिलुओ अत्यधिक शिष्टता और एक औपचारिक मुस्कान के साथ बोली। इसी तरह से वह हेलियन जियाओएर से अधिक चतुर थी। मुझे बस इस बात की जिज्ञासा है कि मिस वेई वेई हिज हाइनेस के बारे में कितना जानती हैं। हेलियन वेई वेई ने यून बिलुओ को देखा और उसकी निगाहें गहरी हो गईं। उस पल यून बिलुओ को लगा जैसे उसका मन पढ़ लिया गया हो और यह सुखद अनुभव नहीं था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सेवानिवृत्त सम्राट रिटायर्ड एम्परर के सामने खड़ी हो। वह चाहे कितनी भी आकर्षक क्यों न दिखे, सेवानिवृत्त सम्राट के लिए वह केवल एक नौकरानी थी जिसे कभी भी हिज हाइनेस के करीब आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यून बिलुओ ने अपनी निगाहें नीची की और आगे कहा, जब हिज हाइनेस किसी में दिलचस्पी लेते हैं, चाहे वह जरा सी ही क्यों न हो, तो वे उसे एक शिकार प्रे की तरह मानते हैं। मुझे लगता है कि किंग जॉन ने मिस वेई वेई को हिज हाइनेस और मेरे अतीत के बारे में पहले ही बता दिया होगा। मुझे नहीं पता कि यह कहना सही है या नहीं, पर उस समय मैंने एक गलती की थी और हिज हाइनेस उसे भुला नहीं पाए। अब मैं आखिरकार वापस आ गई हूँ। मेरा इरादा मिस वेई वेई को चोट पहुंचाने का नहीं है, लेकिन हिज हाइनेस को अपना चुनाव करना ही होगा। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने हेलियन वेई वेई के लिए रास्ता छोड़ दिया। वह एक बहुत ही कोमल महिला लग रही थी, शिष्ट और हानि रहित। हेलियन वेई वेई ने अपनी भौहें उठाईं और उसके पास से गुजर गई। उसके पेट में अभी भी दर्द था और उसे अभी तक परीक्षण ट्रायल की सामग्री का अंदाजा नहीं था। इसलिए उसके पास इन बातों के लिए समय नहीं था। उस बात को छोड़कर यून बिलुओ सही थी। वास्तव में बेली जिया जुए उसे एक शिकार के रूप में ही देखता था।
स्त्री, युन बिलुओ उतनी सरल नहीं है जितना तुम सोचती हो। वाइटी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। मुझे हमेशा लगता है कि उसके भीतर एक अकथनीय आभा है। तुम्हें अतिरिक्त सतर्क रहना होगा। हेलियन वेई वेई ने संक्षिप्त में सहमति दी और अपने लिए एक सीट ढूंढ ली। युन बिलुओ ने उसे दूर से देखा और एक हल्की मुस्कान ओढ़ ली। मन ही मन उसने कभी नहीं सोचा था कि हेलियन वेई वेई डरावनी या प्रभावशाली है। भले ही हिज हाइनेस ने उससे शादी की थी, लेकिन हेइझू के अनुसार यह विवाह केवल सेवानिवृत्त सम्राट को खुश करने के लिए था। सुपीरियर कंपाउंड की अन्य महिलाएं, जो कुलीन परिवारों से थीं, वे भी ऐसा ही सोचती थीं। युन बिलुओ आखिरकार हेलियन वेई वेई से मिल चुकी थी। इस तथ्य के बावजूद कि हेलियन वेई वेई तीसरी प्रिंसेस कंसोर्ट थी, वे अवचेतन रूप से युन बिलुओ का पक्ष ले रही थीं। वास्तव में अधिक सटीक रूप से कहें तो वे हेलियन जियाओएर की तरफ थीं। जब हेलियन जियाओएर ने युन बिलुओ का परिचय उनसे कराया था, तो उसने युन बिलुओ की विशिष्ट पहचान के बारे में बात की थी। छात्रों ने अंदाजा लगाया कि युन बिलुओ निश्चित रूप से कोई राजकुमारी होगी, तभी हेलियन जियाओएर इतने सम्मानजनक तरीके से व्यवहार कर रही थी। हेलियन वेई वेई, वह प्रिंसेस कंसोर्ट जिसे किसी भी समय निकाला जा सकता था, उसकी तुलना में उनके लिए युन बिलुओ का साथ देना अधिक समझदारी भरा था, जिसकी पहचान स्पष्ट रूप से विशिष्ट लग रही थी। बहन युन, कुछ बदसूरत लोगों को सुंदरियों से बात करना पसंद नहीं होता और ईर्ष्या उसे और भी बदसूरत बना देती है। सही कहा बहन युन, आपको अधिक सतर्क रहना होगा। अब उसकी पहचान अलग है। अगर उसका इरादा किसी का चेहरा खराब करने का हुआ, तो मुझे यकीन है कि बहन युन ही उसका पहला निशाना होंगी। बहन युन को बुजुर्गों एल्डर्स द्वारा लाया गया है। वह बहन युन पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर सकती। सखियों, चलो अब उसके बारे में बात नहीं करते। हम जल्द ही पौराणिक जानवरों को बुलाने समन करने वाले हैं। क्या तुम लोग तैयार हो? बेशक, लेकिन मुझे यकीन है कि हम जो जानवर बुलाएंगे वे बहन युन के जितने शक्तिशाली नहीं होंगे। हमें देखना चाहिए कि बहन युन कैसे सबको चकित कर देती है। मैं तुमसे सहमत हूँ। अधिक मार्शल क्यूई के साथ वह अधिक शक्तिशाली पौराणिक जानवर बुला पाएंगी। बाजार में बिकने वाला ब्लास्ट बीस्ट अब आश्चर्यजनक नहीं रहा। मैं फायर किलिन जैसा पौराणिक जानवर देखने की उम्मीद कर रही हूँ। फायर किलिन, यह असंभव है। फायर किलिन एक प्राचीन पौराणिक जानवर है। कोई भी प्राचीन पौराणिक जानवर को नहीं बुला सकता। यह जरूरी नहीं है। बहन युन वह विशेष व्यक्ति हो सकती है जो ऐसा कर सके। अपनी कुशल मार्शल क्यूई के अलावा बहन युन युद्ध कला में भी निपुण है। इसके अलावा किसी और के विपरीत उन्होंने पहले भी एक पवित्र जानवर सेक्रेड बीस्ट को बुलाया है। हर कोई जानता था कि वे किसका जिक्र कर रही थी, भले ही किसी का नाम नहीं लिया गया था। हालांकि वे हेलियन वेई वेई का पहले की तरह खुलेआम मजाक नहीं उड़ा सकती थी, पर वे अच्छी तरह जानती थी कि भले ही उसने मार्शल क्यूई टूर्नामेंट जीता हो, पर उसने कभी पवित्र जानवर को बुलाना नहीं सीखा था। इसके अलावा उसके शरीर से कोई मार्शल क्यूई नहीं निकल रही थी। इसलिए शायद इसका परिणाम भी वैसा ही होगा जैसा उस समय हुआ था जब उसने क्रिस्टल बॉल को छुआ था, यानी कुछ भी नहीं होगा। हेलियन वेई वेई जानती थी कि वे क्या इशारा कर रही हैं। उसने एक हल्की मुस्कान दी। यदि वे करीब से देखती तो उन्हें उस मुस्कान में तिरस्कार नजर आता। अपने पैरों को थोड़ा क्रॉस करके वह शांत खड़ी रही। उसकी मुद्रा कुछ हद तक उसके चरित्र को दर्शाती थी, एक नाजुक और आधुनिक व्यक्ति। जिंग वुशुन ने ये दृश्य तब देखा जब वह भीड़ के पास पहुंचा। उसने हेलियन वेई वेई की काया को देखा जो सुडौल और सुंदर थी। स्वाभाविक रूप से महिलाओं ने अपनी द्वेषपूर्ण बातचीत रोक दी और एक बिल्कुल नया विषय शुरू कर दिया, मंदिर में आम जनता के लिए प्रार्थना करने की अपनी इच्छा के बारे में बात करना। हेलियन जियाओएर की आंखें आंसुओं से भर गईं जब उसने कुछ आपदाओं के हताहतों की कहानियां सुनी। मिस लियांग ने भी, जो व्यथित लग रही थी, सहानुभूति में उसका हाथ थाम लिया। उनके साथ मिलकर युन बिलुओ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और एक आह भरी। इसने हेलियन वेई वेई को उनकी तुलना में मतलबी और सहानुभूतिहीन व्यक्ति के रूप में पेश कर दिया। ये हास्यास्पद था क्योंकि वे पक्षियों के घोंसले का एक प्याला बर्ड नेस्ट बोल कम खाकर आसानी से आम जनता के लिए महीने भर का खर्च जुटा सकती थी। किसी पर दान करने की कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन हमेशा दिखावा करने वाले लोग मौजूद होते थे। वे खुद को नेक आत्माओं के रूप में पेश करने का हर मौका लपक लेते थे। वास्तव में वे महिलाएं आकर्षक जिंग वुशुन की उपस्थिति के कारण ऐसा कर रही थीं। वह वास्तव में बेजोड़ यंग मास्टर कहलाने के योग्य था। केवल वहां खड़े रहने मात्र से ऐसा लगता था जैसे उसने पृथ्वी के सभी फूलों और पेड़ों की सुंदरता को मात दे दी हो।
कुछ युवतियां पहले से ही शर्मा रही थी जब वह स्थिरता से आगे बढ़ा और एक मैत्रीपूर्ण मुस्कान बिखेरी। तुम पहले पाठ लेसन से अनुपस्थित हो। शिक्षक ने कहा कि वे बाद में तुम्हें डांटेंगे। वैसे तुम कहाँ थी? तुम्हें देर क्यों हुई? हेलियन वेई वेई ने बोलने का इरादा किया, लेकिन उसे एक परिचित और ठंडी आवाज ने तुरंत बीच में ही रोक दिया। मैं भी जानना चाहता हूँ। मेरी फाइनेंसर आर्थिक मददगार कहाँ रही है? हेलियन वेई वेई के दिमाग में केवल एक ही विचार था, ओह नहीं। मुड़ने से पहले वह 2 बार धीरे से खांसी। बेली जिया जुए अपने लंबे छरहरे पैरों और एक शानदार काले फॉक्स फर लोमड़ी के फर वाले चोगे के साथ पहले से ही उसकी ओर बढ़ रहा था। वह किसी पेंटिंग के किसी कुलीन सज्जन की तरह लग रहा था। उसकी आस्तीन पर काले धागे से बादलों की कुछ आकृतियां बनी थीं और एक चांदी का बटन लगा था। वह एक गंभीर और सख्त आभा बिखेर रहा था। उसके करीब आने पर उसकी ठंडक महसूस की जा सकती थी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? उसने एक हल्की मुस्कान के साथ नीचे उसकी ओर देखा जो अवर्णनीय रूप से ठंडी थी। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वह जो बर्फ की तरह ठंडा था, अगले ही पल नीचे झुका और उसके कानों में इस तरह फुसफुसाया जैसे आसपास कोई हो ही नहीं। तुम चाहती हो कि मैं तुमसे अभी निपटूं या बाद में? हेलियन वेई वेई ने अपनी आंखें उठाईं और उस आदमी की ओर देखा जो सीधा खड़ा था। उसका चोगा सुनहरी भोर की रोशनी से चमक रहा था। उसका गंभीर और सख्त प्रभुत्व शालीन लग रहा था। इसने उन कुलीन अधिकारियों की बेटियों को, जो उन्हें चोरी छिपे देख रही थीं, शर्म से लाल कर दिया और वे एक के बाद एक झलक देखने से खुद को रोक नहीं पाईं। उसके चेहरे पर उदासीन भाव बना रहा। वह कई वर्षों से सत्ता को नियंत्रित करने का आदी था। ये बस उसकी व्यक्तिगत विशेषता थी। युन बिलुओं के लिए उसे पहचानना आसान होना चाहिए था। वास्तव में बेली जिया जुए के प्रकट होते ही युन बिलुओ स्पष्ट रूप से अकड़ गई। उसने उसकी आंखों में रोशनी की एक ठहरती हुई झलक के साथ उसे देखा। हालांकि शिक्षकों ने उसे बात करने का मौका नहीं दिया। उनमें से एक ने अपना चश्मा ठीक किया और घोषणा की, अभी से 10 लोगों की एक टीम बनाएं और एक पौराणिक जानवर को बुलाना शुरू करें। इस पाठ्यक्रम में संभावित खतरों के कारण सुपीरियर कंपाउंड के छात्र इंफीरियर कंपाउंड के छात्रों के साथ टीम बनाएंगे। फाइन कंपाउंड के छात्र गुड कंपाउंड के छात्रों के साथ टीम बनाएंगे। आप अपने नंबरों के अनुसार अपनी पसंद की टीम चुन सकते हैं। ये सुनकर हेलियन वेई वेई मुस्कुराए और बेली जिया जुए को घूरते हुए कहा, क्यों न हम पहले कतार में लगे? चमकती रोशनी के नीचे बेली जिया जुए अपनी गहरी और शांत आंखों से उसे ठंडेपन से घूर रहा था। वह एक शैतानी मुस्कान के साथ उसके पास झुका हुआ था। उसकी मुद्रा लापरवाह थी। पता नहीं यह इत्तेफाक था या नहीं, सभी पैर डगमगाने लगे। मेरे पीछे आओ, उसने अपनी गर्वित आदत के अनुसार दबंगई से कहा। उसे इस तरह का एहसास पसंद नहीं था। वह अकथनीय हल्का लेकिन भारी दबाव और तात्कालिकता उसे असहज कर रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे धमकाया जाना पसंद नहीं था। हेलियन वेई वेई ने उसके पीछे खड़े शैडो पर एक नज़र डाली और बिना कुछ कहे तेज गति से उसके पास से गुजर गई। उसके विचार सरल थे, जब वह अपने काम निपटा लेगा तब वह उससे बात करेगी। कल रात उसे बाहर भागते हुए देखने के बाद वह पहले से ही जानती थी कि युन बिलुओ उसके लिए खास थी। हालांकि अंत में कोई परिणाम क्यों नहीं निकला, या शायद वह सच में चाहता था कि वह युन बिलुओ की ढाल बने। हेलियन वेई वेई ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसकी मुस्कान ठंडी थी। उसके पेट के दर्द ने उसे सामान्य से अधिक अधीर बना दिया था। हालांकि एक बात थी, वह कभी किसी की ढाल नहीं बनेगी। यह उनके बीच एक सहयोग था। हालांकि क्या वे उसे मूर्ख की तरह दूसरों को गोलियों से बचाने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं? हुन्फ, यह असंभव होगा। हेलियन वेई वेई बिना रुके लगातार आगे बढ़ती रही। बेली जिया जुए की निगाहें भी ठंडी हो रही थीं। उसने अपनी आस्तीन के नीचे अपनी मुट्ठी धीरे से भींच ली। उसकी आंखों में बर्फीली ठंडक थी। जब वह चल रहा था तो शिक्षक भी डरा हुआ था। जिंग वुशुंग अकेला था जिसमें उसकी आंखों में झांकने का साहस था। हालांकि वह हस्तक्षेप करने के किसी भी इरादे के बिना एक हल्की कोमल मुस्कान के साथ किनारे खड़ा रहा। बेली जिया जुए ने अपनी नज़र घुमाई और शिक्षक की आंखों में देखा। उस शिक्षक ने सोचा कि यह छात्र अगले ही पल उसका गला घोंट देगा। अचानक बेली जिया जुए मुड़ा और अपने नंबर के अनुसार अपनी स्थिति पर खड़ा हो गया। उसकी आंखें गहरी हो गईं जैसे उसने किसी को देख लिया हो। युन बिलुओ भीड़ में दूर से बेली जिया जुए को देख रही थी और उसने एक गहरी सांस ली। किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा उसे मालिक की योजना को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके शरीर के भीतर के श्राप के साथ यदि उसने उसे नाराज किया तो उसका परिणाम निश्चित रूप से मृत्यु होगी।
मालिक ने पहले कहा था, एक बार जब वह हिज हाइनेस के पास लौटने में सक्षम हो जाएगी तो वह उसका श्राप हटा देगा। उसे इसके साथ तालमेल बिठाना होगा क्योंकि वह एक तीर से दो शिकार कर सकती थी। युन बिलुओ ने अपनी आंखें नीची की और भीड़ के साथ एक घेरा बना लिया। दूसरी ओर बेली जिया जुए और नन्हा सातवां राजकुमार दूर से एक ही टीम में समूहबद्ध थे। सुपीरियर कंपाउंड के छात्रों की बेली जिया जुए के प्रति थोड़ी दुश्मनी थी, लेकिन वे उससे पंगा लेने से डरते थे। इसके विपरीत नन्हा सातवां राजकुमार बहुत उत्साहित था। उसके उत्साह व्यक्त करने का तरीका अनोखा था। वह अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव लिए सीधा खड़ा था। आसपास के लोग हैरान लग रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि उनका छोटा भाई सामान्य से अलग व्यवहार कर रहा था। नन्हे सातवें राजकुमार ने उन्हें परेशान नहीं किया। उसने शिक्षक के मार्गदर्शक भाषण को भी नजरअंदाज कर दिया और धीरे धीरे अपने दो छोटे गोल मटोल पैरों को तब तक हिलाया जब तक कि वह बेली जिया जुए के पास नहीं पहुंच गया। उसने अपना काले बालों वाला सिर नीचे झुकाया और धीरे से फुसफुसाया, भाई, क्या आपके पास कोई जर्की, सूखा मांस है? मुझे भूख लगी है। नहीं, बेली जिया जुए ने उसे ऐसे स्वर में उत्तर दिया जो सामान्य से भी अधिक ठंडा था। नन्हे सातवें राजकुमार की भौहें फड़कने लगी और खतरा महसूस होते ही उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। जाओ और अपनी तीसरी चाची को इस टीम में बदल लाओ, बेली जिया जुए ने हल्के स्वर में आदेश दिया। नन्हे सातवें राजकुमार ने दूर वाली टीम की ओर देखा और फिर अपने तीसरे भाई के ठंडे चेहरे को देखा। उसने अपना अंगूठा काट लिया। इस बार नहीं। बेली जिया जुए ने अपनी सुंदर लंबी भौहें उठाईं। नन्हे सातवें राजकुमार ने एक उग्र चेहरा बनाया। बेली जिया जुए के कान के पास गया और बुदबुदाया, डीन ने कहा कि हमें नियमों का पालन करना होगा वरना बैटल स्पिरिट फोर्सेस उन्हें पुरस्कार राशि नहीं देगी। तीसरी चाची और मैं एक ही टीम में हैं। बाद में मैं भी एक बड़ा जानवर बुलाना चाहता हूँ। बैटल स्पिरिट फोर्सेस। जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, बेली जिया जुए की आंखों की ठंडक थोड़ी कम हो गई। क्या तुम लोग कल बैटल स्पिरिट फोर्सेस के बेस पर गए थे? छोटे बच्चे ने सिर हिलाया और दुखी होकर उसे अनुभव के बारे में बताया। वह जमीन के नीचे था। मैं पानी में गिर गया और उसमें एक भी मछली नहीं थी। सौभाग्य से तीसरी चाची ने मुझे बचा लिया वरना मैं पानी में भूख से मर जाता। शैडो ने मन ही मन सोचा, परीक्षण वास्तव में क्रूर था। लेकिन क्या आपको पानी में गिरने से डूबना नहीं चाहिए था? अपने छोटे भाई की बात सुनते हुए बेली जिया जुए का चेहरा वैसा ही रहा जैसे कि ये सब आम बातें हों। इस नन्हे बच्चे ने सोचा कि बिना मछली वाली जगह को पानी नहीं कहा जाना चाहिए। इसके अलावा हमारा सामना कुछ बेहद चालाक जादुई जानवरों से हुआ। डीन ने कहा कि यह एक ट्रायल था। नन्हे सातवें राजकुमार ने अपनी छोटी उग्र आंखें सिकुड़ी। डेमन ट्रांसफॉर्मिंग बीस्ट जो जमीन के नीचे से आए थे, वे पहले निराकार थे और तीसरी चाची और मुझ पर हमला करना चाहते थे। उनमें से एक को तीसरी चाची ने मार डाला और दूसरा गायब हो गया। उसकी बात सुनकर फायर किलिन ने अचानक कुछ कहा, मालिक, वह डेमन ट्रांसफॉर्मिंग बीस्ट था। व्हाइट अकादमी में निश्चित रूप से कोई घुसपैठिया आया है। जो व्यक्ति इस तरह के जादुई जानवर को बुला सकता है वह असाधारण है। डेमन ट्रांसफॉर्मिंग बीस्ट। बेली जिया जुए ने अपनी आंखें सिकोड़ी। इन 3 शब्दों को दोबारा सुनकर उसकी निगाहों में एक असामान्य सी ठंडक उतर आई। बेशक फायर किलिन जानता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। डेमन ट्रांसफॉर्मिंग बीस्ट अन्य जादुई जानवरों से अलग था। इस प्रकार के जानवर के विचार मनुष्यों से भी अधिक जटिल होते थे। ये भ्रम इल्यूजन्स पैदा कर सकता था और यहाँ तक कि मानव शरीर में प्रवेश करके उसे नियंत्रित भी कर सकता था। बरसों पहले महारानी एक बार डेमन ट्रांसफॉर्मिंग बीस्ट के नियंत्रण में आ गई थी। यही कारण था कि बेली जिया जुए के साथ कठोर व्यवहार किया गया था। खैर, इसका एक कारण ये भी था कि महारानी ने बचपन से ही बेली जिया जुए को कभी पसंद नहीं किया था। जब वह बेली जिया जुए के साथ गर्भवती थी तब सम्राट वासना में लिप्त होने लगे थे। उस कारण से उन्होंने अपनी कोख में पल रहे बच्चे को एक बोझ के रूप में देखा। चाहे दूसरों ने उन्हें कितना भी समझाया हो कि राजकुमार को जन्म देने के बाद ही वह एक आलीशान जीवन जी सकेंगी, बेली जिया जुए के प्रति उनकी नफरत कम नहीं हुई। हालांकि महारानी ने कभी ये दावा नहीं किया कि उन्हें बच्चा नहीं चाहिए, बल्कि वह बच्चे का उपयोग सम्राट का दिल जीतने के लिए करने की योजना बना रही थी। महारानी ने जिसकी उम्मीद नहीं की थी वह ये था कि सम्राट का दिल बदलना तो दूर, उन्होंने मुरोव के साथ और अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। महारानी ने अंततः बेली जिया जुए की परवाह करना छोड़ दिया। उनके मन में राजकुमार को जन्म देना न देने के बराबर ही था। उसके बाद बेली जिया जुए चाहे कितना भी उत्कृष्ट क्यों न रहा हो, उनकी नज़र में वह सब व्यर्थ था। महारानी का दिल सम्राट के लिए प्रेम और ईर्ष्या से भरा था, उनके लिए दूसरों के बारे में सोचना कठिन था।
भले ही वह व्यक्ति उनका अपना बेटा ही क्यों न हो। इस स्थिति ने डेमन ट्रांसफॉर्मिंग बीस्ट को उन पर कब्जा करने का मौका दे दिया। एक ऐसे व्यक्ति को नियंत्रित करना बहुत आसान था जिसके मन में पहले से ही अपने राक्षस बुरे विचार पाल रखे हों। उस दिन महारानी ने बेली जिया जुए को महल में बुलाया, उसे डांटा और अपमानित किया और फिर उस पर झपट्टा मारा। यद्यपि फायर किलिन की उपस्थिति और हेजहाइनेस की उग्र नजर ने डेमन ट्रांसफॉर्मिंग बीस्ट को डराकर भगा दिया था, लेकिन नुकसान हो चुका था। महारानी को लगा कि बेली जिया जुए उन्हें चोट पहुंचाना चाहता था और कैंची की एक जोड़ी पकड़कर उन्होंने बेली जिया जुए के चेहरे पर वार कर दिया, जिससे खून बहने लगा। फायर किलिन जानता था कि ऐसा इसलिए नहीं था कि उसका मालिक कैंची से बच नहीं सकता था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह उन्हें अपनी सबसे प्रिय मानता था। इसके विपरीत इस घटना के कारण उन्होंने डर के मारे उसे महल से बाहर भेज दिया। 1 साल के भीतर महारानी का निधन हो गया। अफवाहें थीं कि उनका शरीर बहुत कमजोर था। फायर किलिन जानता था कि मालिक का बचपन काफी दुखी रहा था। हालांकि मालिक जितनी अधिक इस स्थिति में था, उसे उतनी ही अधिक उसकी फायर किलिन की जरूरत थी। अतः महारानी के कार्यों के संबंध में उसके पास कोई टिप्पणी नहीं थी। लेकिन अब वह डेमन ट्रांसफॉर्मिंग बीस्ट फिर से प्रकट हो गया था। फायर किलिन ने अपने पंजे फैलाए, उसकी पशुवत भौहें सामान्य से अधिक तन गईं। फिर भी बेली जिया जुए वास्तव में एक और मामले के बारे में सोच रहा था। उसकी निगाहें ठंडी थी क्योंकि उसने अपने बगल के लोगों को आदेश दिया, जाओ और बैटल स्पिरिट फोर्सेस की हालिया गतिविधियों की जांच करो। शैडो सम्मानपूर्वक पीछे हट गया। शिक्षक सामने खड़े हुए और जोर से घोषणा की, परीक्षण शुरू किया जाए। ईश्वर जाने ये दुर्भाग्य था या महज एक संयोग। हेलियन वेई वेई और युन बिलुओं को एक ही समूह में रखा गया था। लगातार हो रही हंसी के बीच कुछ लोग जानबूझकर या अनजाने में हेलियन वेई वेई की ओर ताक झांक करने लगे। उनकी निगाहों में स्पष्ट विडंबना थी, जैसे वे किसी तमाशे के होने का इंतजार कर रहे हों। जब किंग झान वहां पहुंची तो उसने सब कुछ देखा। उसने शिक्षक को परेशान नहीं किया जो पवित्र जानवरों को बुलाने के तरीके सिखा रहे थे। जब उसने युन बिलुओं की हल्की मुस्कान देखी तो उसने अपने सारे शब्द निगल लिए। उसने सोचा कि युन बिलुओं को पता नहीं है कि बेली जिया जुए अकादमी में है। वह हिलियन वेई वेई से बात करने के लिए परीक्षण समाप्त होने तक इंतजार करना चाहती थी। यह असंभव था कि युन बिलुओं उसकी हिचकिचाहट को न समझ पाए क्योंकि वे दोनों डेथ नाइट्स थीं। वह उस लड़की के मन को किंग झान से बेहतर समझती थी जिसे उसने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था। शायद डेथ नाइट्स दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को छिपाने में बेहतर थे, लेकिन युन बिलुओ एक कदम आगे थी क्योंकि वह छिपी हुई भावनाओं को पढ़ सकती थी। युन बिलुओ मुस्कुराई, लेकिन उसकी निगाहें गहरी हो गईं। उसने एक पल के लिए सोचा। वह केवल थोड़े समय के लिए ही दूर गई थी और इस लड़की का दिल पहले से ही बाहरी लोगों के प्रति पक्षपाती हो गया था। शायद हेई झू को नहीं पता था कि हिज हाइनेस व्हाइट अकादमी में है। हालांकि हेलियन वेई वेई की सबसे करीबी नौकरानी के रूप में किंग झान को हिज हाइनेस के ठिकाने के बारे में कैसे पता नहीं हो सकता था। बस इतना था कि वह उसे बताना नहीं चाहती थी। चाहे वह किंग झान हो या शैडो, वे दोनों एक जैसे ही थे। युन बिलुओ ने अपनी आंखें घुमाई, उसकी नजर हेलियन वेई वेई पर पड़ी। इस समय तक शिक्षक ने सभी को महत्वपूर्ण मामलों पर जानकारी देना समाप्त कर दिया था। युन बिलुओ की ओर मुख करके उन्होंने कहा, बिलुओ, सबके लिए प्रदर्शन करो। जी। युन बिलुओ आगे बढ़ी। उसकी सुंदर विशेषताएं हमेशा दूसरों को उसके प्रति एक विशेष लगाव महसूस कराती थीं। अपनी उंगली के एक इशारे के साथ उसकी हथेली से एक तलवार प्रकट हुई। पूरी तलवार चमक रही थी, जिसे उसकी शालीनता से लहराती आस्तीन ने और भी निखार दिया था। वह एक स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह लग रही थी। शिक्षक और छात्र उसके हर एक कदम की ओर आकर्षित थे। हेलियन जियाओएर ने ये देखा और मुस्कुराए। वह जानबूझकर हेलियन वेई वेई के पास से गुजरी और व्यंग्य से भरकर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम चैन की सांस ले सकती हो क्योंकि तुम्हारी शादी तीसरे राजकुमार से हुई है। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो, वह वही है जिसे तीसरा राजकुमार वास्तव में पसंद करते हैं। तीसरे राजकुमार ने तुमसे शादी सिर्फ सेवानिवृत्त सम्राट से निपटने के लिए और तुम्हें उसके विकल्प सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए की थी। लेकिन खुद को देखो, तुम्हारे पास दिखाने के लिए सुंदरता नहीं है। एकमात्र चीज जो तुम जानती हो वह है युद्ध कला, जो वह भी जानती है। तीसरे राजकुमार ने अभी तक मिस युन को नहीं देखा है, लेकिन एक बार जब वह देख लेंगे तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी क्या कीमत होगी? तुम उनके जूते उठाने के लायक भी नहीं रहोगी। ये सब कहने के बाद उसने उम्मीद की थी कि वह हेलियन वेई वेई को निराश देखेगी। उसकी उम्मीद के उलट वेई वेई केवल ठंडेपन से हंसी और उसकी ओर वापस देखा।
फिर उसके पतले होठों से धीरे धीरे दो शब्द निकले, दफा हो जाओ। हेलियन जियाओएर के चेहरे के भाव भयानक हो गए। उसकी उंगलियां चटकने लगीं और उसकी आंखों ने नफरत से हेलियन वेई वेई को घूरा। हेलियन वेई वेई ने अपने पतले होंठ सिकोड़े, ऐसा लग रहा था मानो उसे लोगों को गुस्से से मार डालने की कोई परवाह नहीं थी। मैं देखना चाहूंगी कि अंत तक कौन हंसता है। हेलियन जियाओएर ने अपनी आस्तीनें झटकी और शिक्षक की ओर चल दी। युन बिलुओ ने अपनी उंगलियों से तलवार को सहारा दिया, जानबूझकर या अनजाने में। उसने हेलियन वेई वेई पर एक नजर डाली, फिर कहा, जाग जाओ। एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। पहाड़ के पीछे फॉरेस्ट ऑफ फैंटेसी में जैसे कि किसी चीज को बुलाया गया हो, दहाड़ने की आवाजें आने लगीं। सिर्फ आवाज से ही हर कोई जान गया था कि वह बहुत विशाल होगा। भीड़ ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर प्रशंसा भाव से युन बिलुओ की ओर देखा। यहां तक कि शिक्षक ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा और स्वीकृति में सिर हिलाया। युन बिलुओ ने अपनी आस्तीनें उठाई और पुकारा, ऊपर आओ। दहाड़ने की आवाज और भी स्पष्ट और निकट हो गई। जंगल से दोहरे लाल पंख निकले, छतों के पास से गुजरे और अंततः युन बिलुओ के सामने रुक गए। यह एक दो पंखों वाला जानवर, डबल विंग्ड बीस्ट है। हे भगवान, मैंने इतना बड़ा दो पंखों वाला जानवर कभी नहीं देखा। देखो दोस्तों, इसका पूरा शरीर आग पर है। यह अद्भुत है। छात्र उत्साहित थे, लेकिन शिक्षक ने उन सभी को रोक दिया। जब तक ये वश में न हो जाए, तब तक इंतजार करो, उसके बाद ही तुम सब आगे जा सकते हो। इतने बड़े दो पंखों वाले जानवर को वश में करना आसान नहीं था। हालांकि युन बिलुओ ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसे कोई चिंता ही न हो। अपनी लंबी तलवार घुमाते हुए उसने अपनी उंगली काट ली और खून उस दो पंखों वाले जानवर, डबल विंग्ड बीस्ट के चेहरे पर छिड़क दिया और उसके पीछे शब्द आया, रखो, कीप। उस जानवर की लाल पुतलियां धीरे धीरे फीकी पड़ गईं, जैसे कि वह मानवीय नियंत्रण में आ गया हो। उसकी हरकतें कोमल हो गईं, लेकिन उसकी आंखें अभी भी विचलित करने वाली लग रही थीं। परंतु अन्य लोग इसे देख नहीं पाए। इतने विशाल दो पंखों वाले जानवर को सफलतापूर्वक बुलाने पर अकादमी का हर छात्र उत्साहित महसूस कर रहा था। जब जानवर शांत हो गया तो सब दौड़कर आए और उसे घेर लिया, उसे दाएं बाएं से देखने लगे। ये पहली बार था जब वे फॉरेस्ट ऑफ फैंटेसी से सीधे बुलाए गए किसी पौराणिक जानवर को इतनी करीब से देख सकते थे। हर किसी के पास कहने के लिए कुछ शब्द थे, वहां काफी उत्साह था। युन बिलुओ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह जानवर के सामने खड़ी हो गई और दर्शकों की ओर हल्के से मुस्कुराई। वह अत्यंत स्त्रियोचित फेमिनिन लग रही थी। अचानक किंग झान का चेहरा पीला पड़ गया। किसी और कारण से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हिज हाइनेस बेली जिया जुए की निगाहें भी उसी की ओर थीं। हेलियन जियाओएर इस समय किसी और से ज्यादा खुश थी, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद उसे उस छोटी कमीनी वेई वेई पर हावी होने का एहसास हुआ था। ये निश्चित रूप से एक अच्छा मौका था। उसकी आंखें कुटिल हो गईं। इस परीक्षण के माध्यम से उसके दिल में एकमात्र उम्मीद यह थी कि तीसरे राजकुमार को पता चल जाए कि युन बिलुओ वापस आ गई है। इससे वह इस सत्र के बाद हुआयान से शादी करने के दुर्भाग्य से बच पाएगी, क्योंकि उस समय तक युन बिलुओ निश्चित रूप से उनकी योजना से सहमत हो जाएगी और उसकी खातिर तीसरे राजकुमार से विनती करेगी। जब तक वह इस दौर से गुजर जाएगी, वह फिर से नई शुरुआत कर सकेगी और एक बार फिर शीर्ष पर पहुंच जाएगी। वह हार नहीं मानेगी। बचपन से ही वह निर्विवाद रूप से उस छोटी कमीनी से अधिक उत्कृष्ट थी। उसे ही क्यों महल में ब्याहा जाना चाहिए। हेलियन जियाओएर ने अपनी आंखें सिकुड़ी। वह देखना चाहती थी कि एक तीसरी प्रिंसेस कंसोर्ट बाहर से आए एक नवागंतुक से कैसे हारती है। प्रिंसेस कंसोर्ट। किंग झान ने अपनी निगाहें वापस ली और घबराहट में हेलियन वेई वेई का हाथ खींच लिया। उसका शरीर आधा झुका हुआ था, जैसे वह बेली जिया जुए की नजर को रोकना चाहती हो। हेलियन वेई वेई ने उसे पलटकर देखा। किंग झान, भले ही तुम इस तरह रोक रही हो, अगर वह देखना चाहता है तो वह आज नहीं तो कल देख ही लेगा। ये बेकार है, हट जाओ। किंग झान ने हेलियन वेई वेई की चमकती हुई उदासीन आंखों का अध्ययन किया। हेलियन वेई वेई ने अपनी बांह नीचे की और एक तरफ खड़ी हो गई। जवाब देते हुए किंग झान ने सिर झुकाया, जी। भीड़ के उस पार युन बिलुओ की नजरें आखिरकार बेली जिया जुए से मिली। उस आदमी की थोड़ी सिकुड़ी हुई भौहें देखकर उसके होंठ मुस्कुरा उठे। वह जानती थी कि हिज हाइनेस उसे कभी नहीं भूले थे, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने उम्मीद की थी। जैसे ही युन बिलुओ ने अपनी निगाहें नीची की, उसमें स्नेह का एक बड़ा हुआ संकेत था। हेलियन वेई वेई उन्हें देख रही थी। उसके पेट में दर्द और भारीपन का एहसास रुका नहीं था, लेकिन इसका असर उसके चेहरे के भावों पर नहीं पड़ा।
चलो अब बेली जिया जुए ने उसे चुना, इसके पीछे इस बात के अलावा कि वह दिलचस्प है, शायद यही कारण है कि वह उसका इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसा ही होना चाहिए। जो लोग उसके पास आए उनके हमेशा कुछ और मकसद रहे। इस दुनिया में वह बिना किसी रुतबे और प्रभाव वाली एक अनाथ थी। राजकुमार के पास उससे शादी करने का और क्या उद्देश्य हो सकता था। मानो वह एक खाली खोल हो जो कभी मुरोंग चांगफेंग को बहुत पसंद करती थी। उसका ध्यान खींचने के लिए वह पूर्वी सदन ईस्टर्न हाउस में मैडम सू से कुछ पैसे मांगने तक चली जाती थी। वह हिलियन जियाओएर के पुराने कपड़े भी पहन लेती थी। चूंकि हर कोई हिलियन जियाओएर को पसंद करता था और जियाओएर के प्रति उसका नजरिया कोमल था, तो शायद वह उसे कम नफरत करता अगर वह जियाओएर के कपड़े पहनती। सिर्फ वह खुद जानती थी कि उन कपड़ों और मेकअप के बदले उसने कितनी शिकायतें और गंदी नजरें बर्दाश्त की थीं। उसकी कोई मां नहीं थी, नौकर की तो बात ही छोड़िए। उसकी सारी कोशिशें इस उम्मीद में थीं कि उनके बचपन वाला मुरोंग चांगफेंग वापस आ जाए। हालांकि हर बार उसे बदले में केवल उसकी नफरत मिली, साथ ही उच्च वर्ग के परिवारों के बेटों की हंसी और बेटियों के अंतहीन अपमान। उस समय मुरोंग चांगफेंग क्या कर रहा था? वह किनारे से देख रहा था, यहाँ तक कि वह कभी कभी उन लोगों से भी ज्यादा बुरा बन जाता था जिससे उसे गहरा धक्का लगता था। सिर्फ इस वजह से कि अब उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि वह शक्तिशाली हेलियन परिवार की उत्तराधिकारी नहीं थी, क्योंकि अब उसके पीछे कोई सहारा नहीं था। यहाँ पारिवारिक पृष्ठभूमि अत्यंत महत्वपूर्ण थी। बेली जिया जुए ने उसे पहली बार संभवतः इसलिए चुना था क्योंकि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि टूटी हुई थी। वह बस इसी कदम तक पहुंचना चाहता था जहां अन्य राजपरिवारों के हस्तक्षेप के बिना वह जब चाहे उसे तलाक दे सके। यदि वह किसी अन्य उच्च वर्ग के परिवार की बेटी से शादी करता तो उसे निपटने के लिए बहुत सारे तुच्छ मामलों का सामना करना पड़ता। उसे कहना होगा, बेली जिया जुए ने वास्तव में इसे अच्छी तरह से योजनाबद्ध किया था। हालांकि यह मामला वास्तव में उतना लंबा नहीं था। उसने पहले ही उल्लेख किया था कि यदि उसे जरूरत हो तो वह किसी भी समय अपने दिल में रहने वाली महिला के लिए अपनी जगह खाली कर सकती है। इसके अलावा दोनों ने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था कि यह एक सहयोग कोलैबोरेशन था। वह इतने सालों से व्यवसाय में थी, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि चीजें नियमों के अनुसार न हो। वह वास्तव में उसे अच्छी तरह से नहीं जानता था। हेलियन वेई वेई ने अपनी निगाहें हटा लीं और तुरंत नोटिस किया कि यून बिलुओ उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। बाकी लोग ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि वह पौराणिक जानवर को बुलाने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल करेगी। पिछली बार जब वह फॉरेस्ट ऑफ फैंटेसी में गई थी तो तीसरा राजकुमार उसकी मदद के लिए वहां था, वरना वह सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाती। इस बार ये जंगल के अंदर जाने से अलग था। जो पौराणिक जानवर बाहर बुलाए जाते थे वे आमतौर पर जंगल में रहने वालों की तुलना में कहीं अधिक खूंखार होते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर किसी में यहाँ पौराणिक जानवर को बुलाने की क्षमता नहीं थी। इंफीरियर कंपाउंड के कुछ लोग पहले ही विफल हो चुके थे, यहाँ तक कि सुपीरियर कंपाउंड के कम योग्यता वाले लोग भी दिन के अंत में केवल आहें भर रहे थे। तुलना में हेलियन वेई वेई के पौराणिक जानवर बुलाने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन अगला नंबर हेलियन वेई वेई का नहीं था, वह जिन वुशुन था। उसने अपना एक हाथ अपने हल्के रंग के होठों के बीच रखा और 2 बार धीरे से खांसा। प्रशंसा से भरी उन चमकती आंखों का सामना करते हुए वह शिक्षक की ओर देखकर धीरे से मुस्कुराया। शिक्षक, हालांकि मेरे शरीर की नसें अभी भी सलामत हैं, मैं बचपन से युद्ध कला का अभ्यास नहीं कर सका, पौराणिक जीवों को बुलाना तो दूर की बात है। इसलिए मैं सबका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, कृपया मेरे ठीक बाद अगले व्यक्ति को शुरू करने की अनुमति दें। बचपन से युद्ध कला का अभ्यास नहीं कर सके। शिक्षक ने उस कुलीन दिखने वाले व्यक्ति की ओर देखा और अफसोस में अपना सिर हिलाया। डीन ने मुझे तुम्हारी स्थिति के बारे में बताया था, तुम केवल किनारे से देख सकते हो, अगर तुम बहुत थक जाओ तो मुझे बता देना। ठीक है। जिंग वुशुन हर समय बहुत शांत और संयमित रहता था। इस बातचीत के माध्यम से लगभग हर कोई जान गया कि वह नवागंतुक जो जैद पन्ना की तरह सुंदर था, वास्तव में एक बीमार व्यक्ति वैलेट्यूडनेरियन था जिसके पास कोई लड़ाकू शक्ति नहीं थी। अकादमी के पुरुष छात्रों ने राहत की सांस ली क्योंकि वे वास्तव में उन 2 उत्कृष्ट बदमाशों के अलावा इंफीरियर कंपाउंड से किसी और के आने से चिंतित थे। उसके लुक्स के अलावा नवागंतुक में कुछ भी असाधारण नहीं लग रहा था। पुरुष छात्रों ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, फिर मुड़कर अपने पौराणिक जानवरों को बुलाना जारी रखा। इस मामले में अगला छात्र तुरंत बुलाना शुरू कर सकता है। शिक्षक का स्वर सपाट था। अगला छात्र कोई और नहीं बल्कि हेलियन वेई वेई थी। हेलियन जियाओएर ये तमाशा देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी।
फिर भी हेलियन वेई वेई मुस्कुराई, वह आकर्षक हरा चोगा पहना और मुख्य आंगन के क्षेत्र की ओर चल दी। वह दृढ़ कदमों के साथ सीधी मुद्रा में चली, उसकी चौड़ी आस्तीनें हवा में लहरा रही थीं, जिससे वह अंधेरे में चलने वाली किसी रानी की तरह लग रही थी। तुम्हें क्या लगता है वह किस तरह के पौराणिक जानवर को बुलाएगी? ज्यादा से ज्यादा वह सिर्फ एक ब्लास्ट बीस्ट होगा। मुझे तो इस बात पर शक है कि क्या वह उसे बुलाना जानती भी है। हेलियन वेई वेई ने उनकी इन बातों को नजरअंदाज किया और अपने शिक्षक की ओर सिर हिलाया। शिक्षक ने आगे बढ़कर सुरक्षा घेरा बैरियर खोल दिया। हेलियन वेई वेई रोशनी के बीच खड़ी थी और उसकी काली आंखें चमक रही थीं। युआन मिंग ने शरारत से मुस्कराते हुए वाईटी पर एक नजर डाली, जिसके होठों के कोने पर भी मुस्कान की एक लकीर थी। हेलियन वेई वेई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके चारों ओर एक अदृश्य हवा का प्रवाह बनने लगा। इस बीच बाकी लोगों को अभी तक ऐसी कोई हलचल नहीं दिखी थी। जब उन्होंने देखा कि हेलियन वेई वेई बस वहां खड़ी है और कुछ भी नहीं हिल रहा, तो उनके व्यंग्य और तेज हो गए। ठीक इसी पल हेलियन वेई वेई ने अपना हाथ फैलाया, उसकी आस्तीनें हवा में लहराने लगी और उसकी आवाज शीशे की तरह साफ गूंजी, सब मेरे सामने बाहर आओ। सिर्फ 5 शब्द। ये वह मंत्र नहीं लग रहा था जो आमतौर पर जानवरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन धरती कांपने लगी और पहाड़ डगमगाने लगे। दर्शक इस घटना पर प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए थे कि गड़गड़ाहट। हेलियन वेई वेई के नीचे की जमीन फट गई और दरारें सतह तक फैल गईं, उसके पीछे से उठती गर्म हवा बड़े अंगारों में बदल गई। आग की चिंगारियां धीरे धीरे फैलीं और फिर एक एक करके नीचे गिरने लगीं। ये बहुत ही असामान्य था। हालांकि अंधेरा पाताल अंडरग्राउंड हिलने लगा था। ये सब एक असामान्य मीठी गंध के कारण था। कितनी अच्छी महक वाली आत्मा है। काले चोगे के नीचे के पीले होंठ एक भयानक मुस्कान में मुड़ गए। उसके मुंह से लार टपकने लगी और जमीन पर गिर गई। दूर खड़े बेली जिया जुए ने अचानक अपनी आंखें सिकुड़ी, उसके चेहरे पर बर्फ जैसा ठंडा भाव आ गया। मालिक फायर किलिन ने भी हवा में उस अजीब महक को महसूस किया। वह बेली जिया जुए के पीछे हो लिया और वे दोनों एक साथ उड़ गए। पीछे सिर्फ वे अकादमी के छात्र रह गए जिन्हें अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। आखिरकार उस भारी शोर के बाद कुछ नहीं हुआ था, इसलिए मूल रूप से हर कोई एक दूसरे को देख रहा था और बुदा रहा था। ऊंची दुकान, फीका पकवान, मच फ्राई एंड लिटिल वुल। हेलियन वेई वेई अभी भी धुंध के बीच खड़ी थी। उसने अपनी उंगलियों को करिश्माई ढंग से हिलाया। उसने अपनी आंखें आधी सिकोड़कर फिर से दोहराया, बाहर आओ। धमाका, एक और भूकंप। वह क्या है? अचानक कोई चिल्लाया। अकादमी के सभी छात्रों ने भौहें सिकुड़ी। वे उसकी पीठ की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सके। उन सभी की सांसें थम गईं। उनकी निगाहें धीरे धीरे गहरी होती गईं। धीरे धीरे धुंध के बादलों के बीच एक काली छाया उभरी, जिसका शरीर एक लंबे सांप जैसा था और धीरे धीरे उसका पूरा स्वरूप सामने आ गया। उसका सिर एक किलिन जैसा था, पूंछ एक काप मछली जैसी, चेहरे पर लंबी दाढ़ी, सिर पर हिरण के सींग और शक्तिशाली पंजे थे। उसकी आंखों में एक डरावनी आभा थी जो नीली गरजती लहरों के साथ चमक रही थी। वह चट्टान पर इस तरह खड़ा था जैसे पूरे ब्रह्मांड पर कदम रख रहा हो। उन्होंने सोचा, ये सांप जैसा नहीं है, ये तो वास्तव में एक विशाल ग्रीन ड्रैगन, हरा ड्रैगन है। ग्रीन ड्रैगन अभी अभी गहरी नींद से जागा था। उसका शरीर अभी भी एक लंबी धातु की जंजीर से जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें आधी खुली थीं और वह आसपास के लोगों का मुआयना कर रहा था। उसकी आंखों में गहरा गुस्सा था। यह बाहर कैसे आ गया? वाइटी ने चिंता से कहा। स्त्री, तुमने इसे कैसे बुला लिया? हेलियन वेई वेई उससे भी ज्यादा अनजान थी। मैंने तो बस एक वाक्य कहा था। तो फिर तुम समझो कि तुम्हारा काम तमाम है। इसे इंसानों से सबसे ज्यादा नफरत है, वाइटी ने आगे जोड़ते हुए कहा। यह उतना ही कठिन है जितना कि फायर किलिन। फायर किलिन। हेलियन वेई वेई ने अपनी भौहें उठाई। इतना महान? ये प्राचीन काल से है। तुम्हें क्या लगता है? युआन मिंग ने भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए जारी रखा। क्या तुमने ग्रीन ड्रैगन के बारे में सुना है? ये वही है। हेलियन वेई वेई मजाक के अंदाज में मुस्कुराए और कहा, 4 पौराणिक जानवरों में से एक। युआन मिंग ने अपने कंधे उचकाए। इस बीच अकादमी के सभी छात्र कब के दंग रह चुके थे। उनकी आंखों के सामने वह ग्रीन ड्रैगन बहुत ही विशाल था। वे मुंह फाड़े। उसे देखने के अलावा सब कुछ भूल गए थे। हेलियन जियाओएर का चेहरा ईर्ष्या से मुड़ गया। उसने अपनी उंगलियां भींच ली और नफरत से ये सब देखने लगी। शिक्षक उस विशाल ड्रैगन को हक्का बक्का होकर देखते रहे, ये सोचते हुए कि जैसे ही यह अपना मुंह खोलेगा, वे तेज हवा के झोंके से उड़ जाएंगे। अब मैं क्या करूं? उन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था।
इस छात्रा ने पौराणिक जानवरों को बुलाते समय वास्तव में इस ड्रैगन गॉड को जगा दिया था, जो पिछले पहाड़ पर सोया हुआ था। वे इसे अब कैसे संभालेंगे? व्हाइट अकादमी में पढ़ाने वाले सभी गुरु जानते थे कि इस पहाड़ के पीछे एक बड़ी झील है। वह झील अथाह थी, सूखे के दौरान भी वह कभी नहीं सूखती थी और वह किसी भी दुर्लभ और कीमती पौधों के विकास को प्रभावित नहीं होने देती थी। ये सब इस झील में रहने वाले विशाल ग्रीन ड्रैगन के कारण था। वह ड्रैगन इतने सालों से पिछले पहाड़ में सोया हुआ था। आज वह जाग गया था, या अधिक सटीक रूप से कहें तो वह शोर से जाग गया था। इन चींटी जैसे छोटे इंसानों की ओर देखते हुए ग्रीन ड्रैगन ने अपना सिर घुमाया और हेलियन वेई वेई की ओर देखा। ग्रीन ड्रैगन ने अपनी आंखें आधी सिकुड़ी। इस छोटी सी चीज ने मुझे जगाया है। इसके पीछे वह क्या है? एक सफेद बिल्ली। हाँ, बाई जे का वंशज। दूसरा वाला। ग्रीन ड्रैगन ने भौहें सिकुड़ी। ये तो जादुई शक्ति मैजिक है। इंसानों ने जादू के साथ मेल जोल कब से शुरू कर दिया? दिलचस्प है, लेकिन क्या इसे नहीं पता कि मुझे सोते समय किसी का दखल देना नापसंद है? विशाल ग्रीन ड्रैगन ने ठंडेपन से अपनी नजरें हटाईं और इस इंसान को सबक सिखाना चाहा। तभी एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ उसके पैरों के नीचे आ गया। उस छोटे बच्चे का सिर मुंडा हुआ था। लिटिल सेवन। उसने ड्रैगन के पंजों को थपथपाया और कहा, कितना बड़ा ड्रैगन है! यह जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। ग्रीन ड्रैगन समेत हर कोई अवाक रह गया। ओह नहीं, यंग अंकल, नन्हा राजकुमार वहां कैसे पहुंच गए? शिक्षक सबसे पहले होश में आए और हताशा में अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। कोई भी ड्रैगन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसे खाने की बात कहे, ठीक है? इसके अलावा, यंग अंकल, तुम छोटे नटखट बच्चे, तुम कुछ भी खाने के लिए चुन सकते थे, लेकिन ड्रैगन गॉड ही क्यों? डीन ने तुम्हारी कैसी परवरिश की है? अगर तुम हम पर धौंस जमाते तो ठीक था, लेकिन यह एक ड्रैगन गॉड है। ड्रैगन गॉड। तुम इसे खाओगे भी कैसे? इसे भूनूं या भाप में पकाऊं? लिटिल बाल्ड हेड नन्हा राजकुमार ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसे एहसास हुआ कि उसका अजय तीसरा भाई उसके साथ नहीं है। छोटा बच्चा थोड़ा भ्रमित था, लेकिन इससे उसके व्यंजनों के प्रति प्रेम पर कोई असर नहीं पड़ा। वह उखड़ू बैठ गया, ड्रैगन के पंजों को उंगलियों से कुरेदने लगा। उसका छोटा सा चेहरा धर्मपरायणता से गंभीर था। मुझे इसे कैसे खाना चाहिए? शिक्षक की सांस अटक गई। उनके पास अपना हाथ हिलाने और निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सब पीछे हट जाओ। ग्रीन ड्रैगन निश्चित रूप से गुस्सा होगा, लेकिन यून बिल्वो छात्रों की भीड़ के बीच खड़ी थी। उसकी निगाहें धीरे धीरे दूर तक देखने लगीं। हेलियन जियाओएर ने दिखावटी तौर पर एक लंबी सांस ली और कहा, मेरी बड़ी बहन आमतौर पर असभ्य और उतावली है। आखिरकार वह कुछ बुलाने में सफल तो रही, लेकिन अब उसने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। ये सुनकर ग्रीन ड्रैगन को पहली बार देखने पर सबको जो शुरुआती झटका लगा था, वह अब हल्की नफरत में बदल गया। खैर, यह देखते हुए कि हेलियन वेई वेई को मंत्र पढ़ना भी नहीं आता था, यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वह ग्रीन ड्रैगन को वश में नहीं कर पाएगी। हालांकि वे डरे हुए थे कि सातवां राजकुमार खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि उस ईश्वरीय ड्रैगन के पंजों के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी।